गुड इवनिंग। मैंने उन लोगों को बोला तुम लोग भी बिना फीस के घुसे जा रहे हो। पहले तो उस दिन मैंने जाके सारे ब्लड टेस्ट कराए। आजकल पता नहीं कहाँ से डेंगू डेंगू हो जाए, लेकिन ऑल गुड। ऐसे मुझे लगता है मैं थका हुआ था। तो आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर पढ़ेंगे, ठीक है? क्या हो गया? और छोड़ दो, तुम्हारा ही पेज है, जितना मन करे। एक कॉपी छोड़ दिए, नया कॉपी लेके आइए, ठीक है? एक पेज छोड़ दो ना आगे पीछे, एक पेज कहीं भी छोड़ दो ना, गांधी और तुमको अंबेडकर बता दूंगा। एक पेज छोड़ दो बस, ठीक है? आइए आइए, रेडी? देखिए, तोड़ दिया ना, इसका पैसा कौन देगा? ये जो आपने तोड़ा, ये जाते समय आप 500 रुपये पे, ओए किसी को पेटीएम करने के लिए कहा था, कौन था? लाओ। सुने, गुड इवनिंग भारती एंड एवरीबडी। तो आप सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ में प्रॉब्लम क्या आती है पता है? ह्यूमैनिटीज़ में प्रॉब्लम है कि आपको एक व्यक्ति सही लगने लगता है, और ये अगर ऐसा है आपकी थॉट प्रोसेस, इसका मतलब आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं तो यही प्रॉब्लम आती है ना, कि आपको लगता है अच्छा ये सही बोल रहा है, फिर दूसरा बोलेगा तो उसको लगेगा नहीं ये ज़्यादा सही बोल रहा है। कभी भी ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी व्यक्ति सही या गलत नहीं होता है। बस जैसे मान लीजिए, ये सपोज करिए कि ये एक दीवार है, ठीक है? एक दीवार है, मैं इधर खड़ा हूँ, ये इधर खड़ी है, ठीक है? अब इसको लग रहा है कि ये दीवार बहुत गोरा है, और मैं कह रहा हूँ नहीं यार दीवार गोरा नहीं है, दीवार तो सांवला है। और हम लोग वही, और लड़ाई हो रही है हमारी, हो रही है ना? ये कैसा पागल आदमी है, इसको सांवला दिख रहा है, इतना गोरा तो है। और मैं कह रही कैसी पागल है, इसको इतना ही गोरा कहाँ दिख रहा है, तो सांवला टाइप का है ना? और हम लोग हो सकता है एक दूसरे का मर्डर कर दें। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जिसको आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। कि इस्लाम वर्सेस अमेरिका का क्या लड़ाई है? अमेरिका कह रहा है कैसा आदमी है जो कह रहा है कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और अमेरिका कह रही कैसा आदमी है जो कह रहा है कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नहीं तेरे को जैसे मन रहे हैं? तो अंबेडकर वर्सेस गांधी भी सेम प्रॉब्लम है। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप बहुत खुले दिल से सुनेंगे तो आपको ठीक ठाक मैं आप लोग को समझा दूंगा कि दोनों कैसे, दोनों एक ही पर्सपेक्टिव अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर कोई एंटी अपर कास्ट हैं या गांधी कोई एंटी दलित हैं। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम है ना, नैरेटिव जो डेवलप होता है। तो एकदम एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं कि हम बार बार एक वर्ड आपसे कहते हैं कि जब तक आप पढ़े नहीं हो ना, आप बोलने की मुंह बंद रखा करो। उससे फायदा क्या होता है कि वो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की हो जाती है। पढ़े हो नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ते हो, शुरू कर देते हो। तो एक ऐसे ही ज़माने में मैं पटना में रहता था। तो पटना में देखिएगा हर पार्टी की रैली होती है कहाँ पे? गांधी मैदान में। और गांधी मैदान के चारों तरफ रोड है। तो बीएसपी की रैली होती थी, उस समय मायावती अपने पीक पे थी। तो जब भी कोई एक पार्टी बहुत आगे बढ़ती है तो दूसरे राज्यों में भी अपना एक्सपेंशन करती है, ये बहुत सामान्य सी बात है। तो बीएसपी की रैली होगी तो आप देखिए कि जब तक मेन नेता नहीं आया होता है तब तक छोटा नेता अपना मंच लूटता है।
अब आप समझ सकते हैं कि आज से अगर 20-25 साल पहले ना लोग उतने पढ़े होते होंगे ना, अच्छा वो जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी उसका बहुत रिसर्जेंस नहीं हुआ है। अधिकांश जो समर्थक होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो अचानक से, और माइक कितनी दूर दूर तक लगी रहती है आप समझ ही रहे होंगे, ग्राउंड में तो रहती नहीं, वो पूरा एकदम इलाका छाया रहता है। तो मैं स्कूटर से कहीं जा रहा था, अचानक से मेरे कान पे आवाज़ पड़ी, और मैं एकदम उस नेता के ही आवाज़ में बोल रहा हूँ, मतलब शब्द में बोल रहा हूँ, तो ये मेरे शब्द नहीं है उसके हैं। ये जो सब कहता है कि बाबा साहेब का आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं था, तो पकपकाने से होगा, यही उसका लैंग्वेज सुनिए, पकपकाने से होगा। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो ये देश आज़ादी नहीं हुआ होता। तो जैसे ही बोला, और मैं भी नई नई यूपीएससी की तरीके सोच रहा था, तो मैंने ब्रेक मार दिया। मैंने सोचा कि यहीं से मॉडर्न इंडिया पढ़ते हुए चलते हैं। जब आप वो नया मियाँ ज्यादा नमाज पढ़ेगा कि नहीं, अभी तो हम नया नया शुरू करते हम लोग, बस हिस्ट्री मिल गया। अच्छा, मंच नेता बड़े आदमी लगता था, तो सुनेगा उसका लॉजिक। फिर मैं स्कूटर खड़ा करके सुनने लगा। कह रहा कि जब लड़ाई चल रही थी आजादी की, समझे, तो गांधी, उसका लैंग्वेज सुनिएगा, गांधी, नेहरू और बाबा साहेब तीनों गए माउंटबेटन से मिलने। आप बोले कि आजादी दो, तो माउंटबेटन बोला कि आजादी कोनो हलवा है कि दे दें, ऐसे ऐसे ही आजादी दिया जाता है। तुमको पता है तुम लोग को बुड़बक आदमी कि आजाद देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, ये चाहिए, कुछ कानून चाहिए, वो तुम लोग को है कुछ अकील? तो ये जो नेहरू हीरो बनता था, होने देखने लगा, गांधी गांधी का दिमाग फट गया। तब बाबा साहब हंसे, आप मुस्कुराए, आप बगली से निकाल के पटक दिए। क्या संविधान? पॉकेट साइज होगा, बगली से निकाले, आप पटक दिए। अब माउंटबेटन पलटा, बोला कि बाप रे बाप, आज तक तो हम ऐसा संविधान ही नहीं देखे। उतने देर में पढ़ भी लिया। वो एक छोटा सा हनुमान चालीसा नहीं होता है जो हम लोग जेब में रखते हैं, हनुमान चालीसा तो बोला इसे पटका और पढ़ा। बोला रे ऐसा तो आज तक कुछ संविधान ही नहीं देखा, अब हम तुम लोग को आजादी देंगे। तब जाके आजादी मिला, और जोरदार तालियां मिली, हमने अपना गियर बदला, हम चल दिए। प्रॉब्लम ये है कि विद हुम यू आर टॉकिंग, और इससे क्या होता है, एक बहुत सारे नैरेटिव्स डेवलप हो जाते हैं। और क्या होता है फिर, अपर कास्ट उसको गालियां देते चल रहा है, जैसे लगता है कि आपके सारी जो किडनी गुर्दे में कमी है वो सब क्यों, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने आपका छीन लिया हो। और दलितों को ये लगता है कि वो तो नासा चले गए होते, गांधी जी की वजह से गड़बड़ा गया है। तो एक दो हीरो जो दोनों एक साथ आपके लिए काम कर रहे थे, आपने एक दूसरे को भी लड़ा दिया। अगर आप गांधी की बात करते हैं तो जो अम्बेडकराइट्स हैं उनको लगता है कि अरे ये तो अच्छा, और जो अम्बेडकराइट्स हैं उनको, मतलब समझ रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, तो दोनों को हम एज ए हीरो नहीं देख रहे हैं, हम दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिए हैं। जैसे कि अगर आप इसके फॉलोअर हैं तो इसके विरोधी हैं, एंड वैसे वर्षा हो गया। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि थोड़ा आपको समझाऊं कि दे आर नॉट एनिमीज, दे आर फ्रेंड्स, नंबर वन। और जो जितने बड़े लोग होते हैं उनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उतना ज्यादा होता है, लेकिन उनका गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं होता, गोल्स उनका चेंज नहीं होता, चाहे वो नेशन बिल्डिंग का हो। आप देखिए कि हरिजन का बिल्डअप गांधी भी कर रहे हैं, अंबेडकर भी कर रहे हैं, नेशन का बिल्डअप गांधी भी कर रहे हैं, अंबेडकर भी कर रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म गांधी भी बात कर रहे हैं, अंबेडकर भी कर रहे हैं, कास्ट रिफॉर्म्स की बात गांधी भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो मैं थोड़ा सा जो पढ़ा हूं, मैं चाहूंगा कि आप तक पहुंचे, बाकी मानना है मानिएगा, नहीं मानना है मैंने मत मानिएगा, वो तो आपके पास चॉइस हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, मैं वो पर्सनल हिस्ट्री नहीं सुना रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो रेडिकल थिंकर हैं और गांधी जी एक रिफॉर्मिस्ट थिंकर हैं। गांधी जी और अंबेडकर में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको बता रहा हूँ। आप में से किसी महिला वो नहीं आई है ना जिनकी शादी हो गई, और किसी की शादी हुई है? कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। किसी की माँ की शादी हो गई है? अच्छा, हाँ हाँ हो गई है, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हो गई है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मतलब माँ की शादी हो गई है। तो आप नोटिस एक चीज करिएगा कि आपकी माँ की जिंदगी की वन एंड ओनली गोल क्या है। अगर आप किसी महिला को, मैरिड महिला को घर में देखिए, उसका वन एंड ओनली गोल क्या होता है लाइफ का?
यही उसकी जिंदगी है। अगर मेरी मेड आती है और पोछा मारती है तो मैं पैर ऐसे करके बैठ जाता हूं, और ऐसा लगता है कि जैसे लैंडमाइंस बिछाया जा रहा है। और अगर आपने पैर ऐसे किया, समझे, और मेरी बीवी का एक ही काम है देखना कि मैंने पैर नीचे तो नहीं रखा। अब चाहे आपको बाथरूम आया हो, चाहे कई बार बेल बज जाती है, बेल भी इन वक्त पे बजता है तो कहते हैं रुक जाओ, और पंखा इस मौसम में 5 पे चलता है। और अगर कहीं गलती से पैर का मार्क बन गया तो चप्पल का साइज चेक करती है, और उसके बाद पूरे दिन 2 मिनट चैन नहीं है, 2 मिनट चैन नहीं। गांधी और अंबेडकर में ही डिफरेंस है। वेयर एज ये आपकी माँ है, ये है डॉक्टर अंबेडकर, और आपके पापा का काम क्या है? बहुत सारे काम हैं जिसमें एक काम सफाई भी है। समझा पाया मैं? गांधी के पास बहुत सारा काम था जिसमें एक काम था जो SC ST हैं उनका उद्धार भी। लेकिन उनका सबसे मेन काम क्या था गांधी का? कि पहले कैसे आजादी आए। और डॉक्टर अंबेडकर का मेन काम ये था कि नहीं, सब काम पहले रोकिए, पहले हमारा जुगाड़ बताइए। तो इतना ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एंटी दलित हैं या वो कोई प्रो दलित हैं, ऐसा नहीं है। गांधी जी कहते थे कि गुरु आजादी ले लेते हैं और फिर जब भाई सब मिलकर डिस्कस कर लेंगे क्या आगे करना है। बोलते नहीं, पहले सफाई हई ना हो तो हम ना जाए देव अंग्रेज के। अंग्रेज कहता था हाँ ठीक कहता, जाए मत दिया हमरा के। तो अंबेडकर कहते देखो, अंग्रेज भड़का देता था कि बेटा अगर हम गए यहाँ से तो फिर सब गांव में झाड़ू मरवाएगा, एक को राइट नहीं देगा, गांव के बाहर बसाएगा, ना स्कूल में जाने देगा, ना पढ़ने देगा, ना नौकरी देगा। सोच लो बेटा। कहते तो बात सही करा भाई। गांधी जी से कहते, गांधी जी जब भी आंदोलन शुरू करते थे, आज है असहयोग आंदोलन, डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता में कहाँ असहयोग आंदोलन, बोले है आवा हमार का हुई। तो कहते यार बाद में आओ तनी आंदोलन करके फिर बतिया ले। ना 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 ना, पहले ही जब बैठा छोड़ो आंदोलन, अब बताओ हमार का हुई। अच्छा दोनों ये नहीं, अब आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये तो अम्बेडकर गलत कर रहा है। अंबेडकर कह रहा है कि कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आपसे ये आपत्ति है, बीजेपी और कांग्रेस में मेनली मतभेद क्या है? कांग्रेस कहती है कि ये जो 150 साल का शासन है ये विदेशी शासन है। इसलिए देखिएगा कि जहां भी अंग्रेज के नाम से कोई चीज रहता है, कांग्रेस उसका नाम बदल के हिंदी जैसे कनॉट प्लेस से उसका नाम राजीव चौक हो जाता है, लेकिन औरंगजेब रोड का नाम राजीव चौक नहीं होगा। बीजेपी कहती है कि जब मुस्लिम्स भी आउटसाइडर हैं और अंग्रेज भी आउटसाइडर हैं, इसलिए जितने भी मुस्लिम प्रतीक हैं और जितने भी अंग्रेज प्रतीक हैं सबको बदलिए, ये सब गुलामी के प्रतीक हैं। कांग्रेस कहती है कि नहीं, ये यहां तक ये लोग गुलामी के प्रतीक नहीं, ये अपने ही लोग हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं होगा, लेकिन कनॉट प्लेस का नाम क्या होगा? राजीव चौक होगा। तो कांग्रेस मानती है कि अंग्रेज से जो केवल यही विदेशी हैं और जो मुस्लिम है वो यहीं मतलब आए भाई, यहीं बस गए, यहीं रह गए, तो वो अपने लोग हो गए, तो उनको मत बदलो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि विदेशी का डेफिनेशन क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों मानते हैं कि गुलामी का प्रतीक मिटाया जाना चाहिए, लेकिन गुलामी कहां तक? एक कहता है केवल अंग्रेज तक और एक कहता है 1000 साल तक, कि हर चीज जो भी है उसको हटा दो। गुलामी के प्रतीक के विरोधी दोनों हैं, लेकिन दोनों जहां जहां से एरा ले रहे हैं। तो गांधी और अंबेडकर को आप एकदम एक दूसरे का अपोनेंट नहीं समझना है। अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें आपसे दिक्कत है कि आप कह रहे हैं कि भारत केवल 150 साल से गुलाम है, ये मुझे आपत्ति है, और हम लोग यहाँ 4000 साल से गुलाम है। तो गुलामी अगर आप कहते हैं कि केवल अंग्रेजी वाली गुलामी है, तब हम अंग्रेज को नहीं जाने देंगे, क्योंकि अंग्रेज के आने से हम स्कूल जा रहे हैं, अंग्रेज के जाने से हम नौकरी पा रहे हैं। तो जो दलित हैं वो अंग्रेज के समय गुलामी पाए या आजादी पाए? और कह रहा है कि ये चला जाएगा, इसको भगा देंगे, तो इसे भगा देगा तो फिर वही चुटिया वाले हमारे ऊपर राज करेंगे। तो कह रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा। गुलामी यहां से मानिए वैदिक काल से, तब तो बात बनेगी। और आप कहेंगे कि खाली 150 साल, तो ये नहीं होगा। गांधी जी कह रहे हैं ले तू इसी में उलझाए रखता है गुरु, तो अंग्रेज मार मार रोज बिरयानी खा रहा है, हमको अंग्रेज को भगा लें। तो कहते ना ना ना, पहले बताओ कि गुलाम कब से बने जा, 4000 साल से कि 150 साल से? गड़े में पॉइंट। गांधी कह रहे यार हम इसी सब में उलझे रहेंगे तो अंग्रेज जेबे नहीं करेगा। बोलो जब नहीं जाए, हमें तो मजा आए। गड़े में पॉइंट।
डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? डेफिनेशनल प्रॉब्लम है, पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, लेकिन गोल्स का प्रॉब्लम नहीं है। गांधी जी उस पिता की तरह हैं जो पूरे देश के बारे में अभी सोच रहे हैं, और उस देश में दलित भी है। अंबेडकर कहने कि नहीं, पहले ये आजादी 10 दिन बाद मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे साथ वही हुआ जो 3000 साल से हो रहा है तब तो फिर हम गए, और अभी तो अंग्रेज है तो हम लड़ भिड़ के ले लेंगे, जब ये लोग चला जाएगा तो हम किससे लड़ेंगे, फिर तुम मारोगे। यू गॉट द डिफरेंस? यही बेसिक डिफरेंस है जिसको हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने अपने हिसाब से उसको गैप को क्रिएट करती है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया सबको? इतनी बात समझ में आ गई कि कोई गांधी एंटी दलित नहीं है या कोई अंबेडकर एंटी अपर कास्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि, मैं बता रहा हूं धीरे धीरे ना, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आइडिया लग गया। जिस दिन आपने समझा कि गांधी कोई एंटी दलित आदमी है, क्योंकि आपको लगता है अच्छा वो अंबेडकर का एक पूना पैक्ट वाला सवाल पूछा था किसी बच्चे ने, कहाँ गया वो बच्चा, वो कहाँ गया, एक रिवॉल्यूशनरी बच्चा, अच्छा तू जगह बदल दिया, तू कहीं बीजेपी से आप पार्टी में तो नहीं चला गया? अच्छा, समझे? तो वही कह रहे हैं समझे? तो बेसिकली ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है ना, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है कि कोई अंबेडकर एंटी अपर कास्ट हैं। अगर अंबेडकर नहीं होते तो ये लड़कियां भी नहीं पढ़ रही होती। अगर उन्होंने इक्वालिटी दिया तो केवल दलितों को थोड़ी दिया, या उन्होंने जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जिसकी वजह से सबको रिजर्वेशन बीपीएससी में मिल रहा है, बाकी लोगों का 113 में हुआ तो इन लोगों का 109 में हुआ है ना, 5 में, 9 में, 9 में हुआ है, अरे 9 में हुआ है यार। तो अगर 109 में 4 मार्क्स का फायदा मिला तो नीतू भी अंदर आई ना, लेकिन उसको पूछो तो गालियां देगी अंबेडकर को। आपको यह समझना है कि उन्होंने जो भी सुविधा वंचित में केवल उन्होंने एससी एसटी को काउंट नहीं किया, जो भी नीचे है उसको ऊपर उठाना है। तो ये लोग कम नीचे था। आप सोच के देखिए कि अगर इतनी सारी लड़कियां अगर आज बीपीएससी की तैयारी कर, इतनी बड़ी संख्या में उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो ये किसने दिया? लेकिन अगर मान लीजिए इसका सरनेम सिंह है या मिश्रा है, पांडे, युग ले आ रही है, आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि अरे यार अंबेडकर की वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि दोनों ही पक्ष, ना तो वो गांधी को पढ़ रहा है ना वो अंबेडकर को पढ़ रहा है, वो फेसबुक पढ़ रहा है। फेसबुक में क्या होता है कि एक पूरा टीम है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो उसको प्रमोट करता है इस चीज को। तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एटलीस्ट आपसे, बाकी ये बैकग्राउंडर था, मैंने कोशिश की, दोनों ही हीरो हैं एंड कंट्री नीड्स बोथ गांधी एज वेल एज अंबेडकर। आप जिस दिन आप उसको आमने सामने देख लिए वो गया। इसका मतलब कि आप पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं तो समझे नहीं हैं, और ऑब्वियसली ना पढ़े हैं ना समझे हैं तो फेसबुक पे चला रहे हैं आप। तो ठीक है, फेसबुक पे हो सकता है आप 4 ब्राह्मणों को गाली दे दीजिए तो आपको बड़ा मजा आएगा, 20 लाइक मिल जाएगा, या आप कोई एंटी दलित बात बोल दीजिए तो और आपको मिल जाएगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। क्या मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझा पाया? तुझे समझ में आया? लग नहीं रहा है? वो एकदम क्रांतिकारी बच्चा है वो। ठीक है, तो लिखिए अंबेडकर ऑन कास्ट। थोड़ा सा अंबेडकर का बैकग्राउंड आप लोग को 2 लाइन में समझा दूं, जो उनका पब्लिक लाइफ का बैकग्राउंड है। झूठ मूठ का, इतने तारीख को पैदा हुए तो उनकी माँ ये थी तो बाबूजी थे, ये सब नहीं पढ़ना है सब। और मैं देखता हूँ कि स्पेशली हिस्ट्री बैकग्राउंड के लड़कों को इस सब बड़ा मजा आता है। इतने तारीख को वो कोलंबिया गए तो इस विषय पे उन्होंने ये किया वो किया, ये सब क्या पढ़ना है? आइडियाज पढ़ने होते हैं, एग्जाम आइडियाज पूछता है। तो एक छोटी सी उनके बारे में जान लीजिए आप लोग, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी। अब उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया ना, वही सॉल्यूशन किसी को नहीं समझ में आया। उन्होंने कास्ट सिस्टम का जो सॉल्यूशन दिया, इंटर कास्ट मैरिज कंपलसरी करिए इसको, कोई अपनी जाति में शादी नहीं करे। अब ये शादी एक इतना पर्सनल चीज है, शादी सब कुछ देख दाख के किया जा रहा तो चलिए नहीं रहा है एक शादी नहीं चल रही है और ऊपर से ऐसे यही इसी से करना पड़ेगा तेरे को, कोई नौकरी है कहीं जाके एडजस्ट हो जाएगा, समझे? तो बेसिकली क्या है कि गांधी जब वापस आए लौट के, ठीक है ना, ऑब्वियसली हाईली एजुकेटेड थे,
गांधी का बेसिक क्या है कि उनका थ्रू आउट लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहा कास्ट को लेके, कास्ट बैकग्राउंड को लेके, वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग रहा। तब भी जब वो स्कूल गए, और तब भी जब वो एकदम हाईली क्वालिफाइड होके आ गए। जब वो हाईली क्वालिफाइड होके आए थे तो आप लोगों को पता होगा कि उनको किसी महाराजा ने अपना डिफेंस सेक्रेटरी रख लिया, सुरक्षा का। डिफेंस सेक्रेटरी इज अ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने ये तक एक्सपीरियंस किया कि जो चपरासी है उनको पानी नहीं देता था, और फाइल जो है मतलब उनसे छूता नहीं था, मतलब फाइल ऐसे रख के चला जाता था। तो एक इंसान जो डिफेंस सेक्रेटरी है, दुनिया का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है नहीं जहाँ से पढ़ के नहीं आया है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो लेके नहीं आया है, तो भाई आगे तो जो गांव वाँव में होंगे उनके साथ क्या होता होगा। डिफेंस सेक्रेटरी समझ रहे कितनी बड़ी चीज है। जैसे आज जो जयशंकर जो पहले थे, आज ऐसे डोभाल समझ लो। तो जब डोभाल के सामने चपरासी गिलास में पानी नहीं रखता, उनका घड़ा रख दिया था उनके कुर्सी के पास में कि पीना होगा उस पर गिलास के पी लिया करिएगा, और पानी उसको लाके दूर से उसमें भर देता था, मतलब घड़ा भी नहीं छूता था। तो कैन यू इमेजिन। बोले गुरु यहाँ पे तो चलेगी नहीं। फिर वो चले गए मुंबई प्रैक्टिस करने, वहाँ भी उनको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिले बाहर जाने के। अच्छा, एक आदमी जो विदेश रह के आया था, जहाँ पे उसने देखा कि कोई कास्ट क्लास किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब सबके साथ रहते हैं, सबके साथ खाते हैं पीते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो देख के आता है उसके लिए तो बड़ा वो डिस्टर्बिंग है। तो उन्होंने 1930s में एक एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस्ड क्लास लीग, और वो अनटचेबल्स जो लोग हैं समाज के उनको रिप्रेजेंट करने लगे। और फिर वो आपको पता होगा कि वो गोलमेज सम्मेलन वगैरह में भी गए। आगे चलकर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। आप में से बहुत सारे लोग बहुत एंटी गांधी होंगे, आप लोग को एक ज्ञान दे रहा हूँ फ्री में। दो ज्ञान मैं जरूर देता हूँ, जो मुस्लिम्स हैं स्पेशली और जो SC/STs हैं। आपको पता होगा कि 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग भी हार गई, और उसके चुनाव में AISCF को 0 सीट मिला। 0 सीट का मतलब कि अंबेडकर खुद भी भंडारा से हार गए, कोई रिजर्वेशन था नहीं। तो जो लोग SC/ST को ग्लास में पानी नहीं दे रहे हैं उसको वोट देंगे, और भंडारा से वो खुद भी हार गए। AISCF को एक भी सीट नहीं मिली। जो मुस्लिम्स हैं और जो SCs हैं यहाँ पे, या ऑनलाइन में हैं या जो कभी आप बाहर देखें, आप सोचिए कि ऐसी क्या भारत को जल्दी पड़ी थी कि आपको जब देश आज़ाद हुआ इतनी मार काट मची, तब भी कहा गया कि भाई साहब आपको पाकिस्तान जाना है जाइए, नहीं जाना है कोई बात नहीं, यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक बात बताइए कि अगर उस समय अगर इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया, इसके पीछे क्या कोई मुसलमानों का दबाव था? कोई दबाव था? मुसलमानों का देश बन चुका था, उन लोगों ने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो अगर इसको एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता तो कौन रोक लेता? भारत को कोई रोक लेता? रोक पाता? तो अगर इसको, कई लोग कहते हैं इस देश में मुसलमानों का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बताइए कि अगर नहीं किया होता, ना आपको वोटिंग राइट दिया होता, ना आपको रिलीजियस फ्रीडम दिया होता, आप क्या कर लेते? तो अगर दिया उसने, तो ये मत समझिए किसी ने एहसान किया, लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं किया, अब इससे बड़ा चीज क्या कर सकता है कि वही राइट दिया जो सबको दिया। ऐसे समय में जब देश का विभाजन हुआ और सब कुछ धर्म के नाम पर बटा, इसके बावजूद कहा कि कोई बात नहीं, आप यहां रहिए, मेरी गारंटी है कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। और जो कहा वो किया कि नहीं किया? ये कहना कितना आसान है कि क्या किया। आप 1 मिनट में अपने पिताजी को आप कह दीजिए कि आपने क्या किया मेरे लिए, वो कौन सा आपको बचपन से लेकर दूध का हिसाब देंगे। इमेजिन करिए कि आज आप कह दीजिए कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया है, तो क्या सुना पाएंगे जरा बताइए तो? हैं कुछ सुना पाएंगे कि तुम्हारा एक बार लखानी का चप्पल टूट गया था तो हम कीन दिए थे? वो हंस के छोड़ देंगे, या जस्ट वो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बताओ। उसी तरह सेम अब इस चीज पे आइए। खुद जो आदमी अपना सीट हार गया, वो कितना रिप्रेजेंट कर पाता आजादी के बाद अपने लोगों को? लेकिन जो गांधी ने वादा किया था वो पूरा किया। गांधी ने कहा था कि भाई एक बार अंग्रेज को चल जाने दे, जब हम लड़ते हैं अंग्रेज से तू आके बीच में खड़ा हो जाता है, पहले हमार। तो भाई हम तेरे से ही उलझे रह जाते हैं, अंग्रेज मजा ले रहा है डिवाइड एंड रूल में, पुनः पैक्ट पे आइएगा आप लोग। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई तू समझ रहा है नहीं, तू कुछ बात होता है 3000 साल पहले चला जाता है,
हम कह रहे हैं ना कि हम तेरे भाई हैं, तू एक बार अंग्रेज को चल जाने दे, दोनों भाई बैठेंगे और मस्त जो सॉल्यूशन होगा निकाल लेंगे। अंबेडकर थे कि नहीं, हमको चाहिए सांप्रदायिक पंचाट, सेपरेट इलेक्टोरेट। अंग्रेज कहता था हाँ भाई बिना सेपरेट इलेक्टोरेट तुमको बहुत सताएगा। गांधी जी कहते दिन भर तो हम ही तो आपस में उलझे रहते हैं। तो वही इसीलिए उन्होंने पूना पैक्ट वाला जो मामला आया, सत्याग्रह, कहते थे कि रुक तू ऐसे मानेगा नहीं। जब हम आंदोलन करने जाते हैं रास्ते में लेट जाता है, तो इस बार हम लेटते हैं। तू समझ नहीं रहा कि जब अंग्रेज का भागने का टाइम आता है तू ही बीच में रास्ता काट दे रहा है। हम कह रहे हैं कि एक बार उसको जाने दे, तू मुझ पर यकीन कर, वो जाएगा, हम सब सरिया देंगे। तू कहता नहीं नहीं सरियाइएगा, हम बोल रहे हैं सरिया देंगे। फाइनली अंबेडकर ने भी बड़ी दिल दिखाया, मर जाते मर जाते। उन्होंने आमरण अनशन पे अपना पूना पैक्ट वापस लिया, और जो गांधी ने कहा वो किया कि नहीं। उन्होंने कहा ना कि भाई एक बार अंग्रेज को चलें दे, अब ले तेरा कलम तेरा कागज, जो लिखना है इस पे लिख ले। जो आदमी हार गया इलेक्शन, हम उसको कोई नहीं पूछता वो क्या कर लेता, बताइए जरा, उस जमाने में। तो इसका मतलब कि गांधी ने सही कहा ना कि एक बार अंग्रेज को चले जाने दे, फिर हम लोग सब बैठ के आपस में सेट कर लेंगे मामला। वो जब हम आंदोलन करने जाते हैं तो रास्ते में लड़ जाता है, पहले हमार। तो क्या उन्होंने ये वैसे ही जैसे भाई की शादी हो रही, पहले हमारा लहंगा, अरे दीदी का बन जाने दे, ज्वेलरी बन जाने दे, जो क्या क्या बोला, क्या बोला ये, तेरे को नहीं बोल रहे मैं, ये तू भैया की अभी शेरवानी नहीं सिलवाई, पहले हमार। तो वही इसका मतलब देखिए, मैं दोनों कम्युनिटी को बोल रहा हूं, मुस्लिम्स को भी बोल रहा हूं और दलित्स को भी बोल रहा हूं, कि कोई भी कांग्रेस पे ऐसी कंपल्सन नहीं थी कि आपसे संविधान लिखवाए और आपको इक्वल राइट दे। इसका मतलब है कि जो आजादी के पहले उसने सोचा था उसने किया, इसलिए नहीं क्योंकि आपसे कोई डर था या कोई दबाव था। जो पार्टी एक भी सीट नहीं जीती उसकी सोशल एक्सेप्टेंस कितनी रही होगी, एक भी सीट। तो ये जो कितना आसान है कह देना क्या किया है। वैसे आजकल बीजेपी ने शुरू किया है, कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया। अब कहां कांग्रेस बैठ के हिसाब दे, 5 IIT बन, अच्छा बस 5। उस समय जिस समय देश में खाने को था नहीं, मिले मियाँ को मार नहीं और ताड़ी की फरमाइश, जिस समय देश में कुछ नहीं था, उस समय जब पाकिस्तान अपना बैठ के मस्जिद बनवा रहा था, उस समय हम लोग IIT बनवा रहे थे। आज उसी का सुंदर पिचाई फुचाई भर के अमेरिका पे रंगबाजी कर रहा है ना। तो ये कितना आसान है किसी के कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर देना। ये आज बीजेपी कर रही है, कभी मुस्लिम्स कर देते हैं, कभी कांग्रेस हेल्पलेस पार्टी है। आज के तारीख में कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं बचा दुनिया में। किसी ने कास्ट को पकड़ लिया, किसी ने रिलीजन को पकड़ लिया, किसी ने रीजन को पकड़ लिया। कांग्रेस किसी की पार्टी नहीं रह गई, क्योंकि कोई नेशन की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस तो नेशन बिल्डअप कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं भ्रष्टाचार नहीं था, ये नहीं था, वो तो कांग्रेस पानी में गंगा जी में खड़ा होकर कहेगी तब भी नहीं मानूंगा कि भाई अगर 100 रुपया खर्चा किया तो 20 रुपया मारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 80 रुपया खर्चा भी तो किया, लेकिन सब कहता अच्छा 20 रुपया। अब कह रहा भैया इतना काम किए तो थोड़ा आने जाने में थोड़ा खा लिए थे बीच में सिंगाड़ा उंगाड़ा, अच्छा सिंगाड़ा खाए। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लुक एट द गांधी का कंट्रीब्यूशन। गांधी नेहरू जो आप पढ़ते हैं, इतनी सस्ती। अभी मैं आपको सुनाऊं ना गालियां दो नेहरू को गांधी को, आपको बड़ा मजा आएगा। बट देन ये बीपीएससी का अप्रोच नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन कर रहे हैं। क्या मैं कुछ समझा पाया कि गांधी जी ने, अगर पूना पैक्ट वाला भाई कौन था ना, कि उन्होंने गांधी जी अहिंसा करते थे। गांधी जी कह रहे थे यार अंग्रेज को भगा लेंगे फिर डिस्क ठीक कर लेंगे। ये कहते नहीं पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर अंग्रेज को भगाना। केवल इतना ही डिफरेंस है दोनों में, पहले दलित या पहले आजादी। अंबेडकर कहेंगे पहले दलित, क्योंकि दलित की आजादी से ही वो आजादी जुड़ा हुआ है। ये कहते थे कि पहले अंग्रेज चल जाएगा फिर उसको कर लेंगे। और जो कहा वो किया, वो किया, डिलीवर किया। ठीक है ना। तो ये मैं स्पेशली ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना। लिख लें, थोड़ा लिखिए। तो हेडिंग डालिए डॉक्टर अंबेडकर ऑन कास्ट। इसलिए कहते हैं ना कि जब तक दोनों नहीं पढ़िएगा ना, आप एक धारणा बना के बैठ जा रहे हैं, अब उसी धारणा पे चलते रहते हैं।
हम भी देखो यार, कमिंग फ्रॉम ए अपर कास्ट बैकग्राउंड, हम लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। जब तक अगर हम बिहार से यहाँ नहीं आ रहे थे ना, तो मैं अपने आप को एक ठीक ठाक जानवर समझता था। मुझे लगता था कि मेरे में वो जानवर के सारे गुण हैं जो एक जानवर में होते हैं। मुझे लगता था कि भगवान ने केवल और केवल ब्राह्मणों को बुद्धि दी है, भगवान ने केवल और केवल बिहारियों को बुद्धि दी है, और भगवान ने केवल और केवल मर्दों को बुद्धि दी है। ये तीन चीज सांप्रदायिक में उतना ही था। मैं क्लास 9वीं तक किसी भी मुस्लिम के दुकान से सामान नहीं खरीदता था, तो मुझे लगता था कि इन लोग इतना बदमाश होता है कि पार्ले जी भी खरीदोगे तो उसमें बीफ का इंजेक्शन मार देगा। इन लोग का एक ही काम है सबको बीफ खिलाना। दिस इज द वे वी आर ब्रॉट अप, हमारी परवरिश ऐसी है। जब मैं 9th में गया तो मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था, तो 9th में गया तो मेरी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गई स्कूल की। उसका टीम का जो कैप्टन था उसका नाम था सरफराज। अब हम एकदम धर्म संकट में कि टीम ज्वाइन करें कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि बैटे में भी कुछ लगा दे, वो चिंगम दे हम लेवे ना करें चिंगम देता था, हम फेंक देते थे, कहीं इसी में नहीं तो बीफ मिला दिया है। और आज सोचिए पूरे 10th तक, क्योंकि हम लोग के टाइम में फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, तो 10th तक 0 से लेकर 10th तक एक ही फ्रेंड आज भी कंटिन्यू कर रहा है, वो है सरफराज। समझे? और उससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई। और एक और आपको बता रहा हूं, देखिए दोस्ती की मिसाल आपको बता रहा हूं कि वो एकमात्र आदमी था, आपको पता होगा जो मुस्लिम से उनको पता होगा कि इन लोगों में लगन का कंसेप्ट नहीं है शादी का। हमारे रिश्तेदार इतने चोर होते हैं, पहले क्या करते हैं शादी का डेट तय कर लेंगे, उसके बाद आपको इमोशनल ब्लैकमेल, तू ना आई बनो तो मजा ना आई। और चाहे वो आपका बच्चे का एग्जाम हो चाहे, एकमात्र बंदा है मेरी जिंदगी का, उसने कहा कि भाई हम लोग में लगन उगन का कोई कंसेप्ट नहीं। औरंगाबाद एक जगह आपने सुना होगा, और बोला आप वहां के हैं, कोई है औरंगाबाद का? आप में नवादा थोड़ा अलग है। तो उसने एक बात कहा, बोला कि भाई तेरा जब छुट्टी होगा तबे हम ब्याह करेंगे, अब तू बता तेरा छुट्टी कब होता है। तो यूपीएससी के जो मेंस जो टाइम में होता है ना अक्टूबर में, तो उस समय हम लोग छुट्टी, जैसे आप मेंस में जाते हैं छुट्टी में, और हम मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में अपनी शादी छोड़ के एकमात्र शादी होगी जिसमें मैं 7 दिन रुका था उसके घर में, 7 days ओनली मैरिज इन माई लाइफ। उसने बोला कि तू बोल तेरा छुट्टी कब रहता है, ये नहीं कि उसी दिन आए उसी दिन भागे। सो 7 days आई स्टेड देयर। तो दिस इज व्हाट, हम लोग का भी तो इवोल्यूशन हो रहा है ना यार लाइफ में। लेकिन आप किसी से मिलोगे नहीं, बात ही नहीं करोगे, माँ बाप ने जो समझा दिया वो समझा के बैठे हुए हो, ठीक है ना। आपको दिल्ली आए कितना दिन हुआ? 18 में। एक बहुत फेमस लाइन है, सुन लीजिए आप लोग सबके लिए, तू स्पेशली सुन नाइकी, तेरे लिए स्पेशल है। जैसे मान लीजिए 18 में आई हैं, मान लीजिए 4 साल हो गए, तो आप ध्यान से देखिए, तो 2018 से लेके 2022 चल रहा है ये, ठीक है। 2018 में जो आप खाती थी, अगर वही आज भी वही खाती हैं, ठीक है। जो आप सोचती थी आज भी अगर वही सोचती हैं, जो आप पहनती थी सेम वही आज भी पहनती हैं। इसलिए आपने अपने ज़िंदगी का 4 साल कंप्लीटली वेस्ट कर दिया। आपने सीखा क्या फिर 4 साल में? वही खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वही सोच रहे हैं, सब कुछ वही है। तो दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड 4 years ऑफ योर लाइफ। ऐसा हुआ है? तो यही मैं समझा, एकदम इसकी शक्ल से लगता है ये शाखा से सुबह सुबह आ रहा है चल लिख, चलो लिखो। जैसे इसकी शक्ल से ये लगता है ना कि तुम कुछ भी बोल लो मैं मानने वाला हूं नहीं। मैं मानता हूं कि ये दुष्ट होते हैं, समझे। और फिर बाहर कहेगा अरे जानते हो मास्टर लोग हैं ना, इसी के वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा था चल लिख, लिखो डॉक्टर अंबेडकर ऑन कास्ट। हाँ, एलएमएल ही होता था उस जमाने में, आई एलएमएल था, चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ऑन कास्ट लिखो, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर एक बार और समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या होता है। एक जात पात सम्मेलन हुआ था लाहौर में, ठीक है ना। वहां अरे बोल रहे ना डॉक्टर अंबेडकर ने जितना सफर किया ना उसके हिसाब से वो कम रेडिकल है, नहीं तो उनका तो कहते हैं कि हम देश में आग लगाएंगे। उन्होंने अलग देश की नहीं मांग की जैसे जिन्ना ने की, बहुत बड़ी बात है। तो जब वो सब बैरिस्टर विस्टर बन गए, सब बड़ी चीज तोप चीज, क्या हो गया? कौन खुश हो रहा है?
हाँ, ठीक है। तो लाहौर में एक सम्मेलन हो रहा था, उसको कहते हैं जात पात मंडल, एक था वहाँ पे, उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने अपनी लेक्चर को, तो वहाँ पे था कि जो भी आपका लेक्चर है वहाँ सबमिट करिए। तो उन्होंने एक लेक्चर लिखा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, आपने सुना होगा, ठीक है ना, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो जब उन्होंने ये भेजा तो बहुत रेडिकल लगा लोगों को, वहाँ के लोगों को, कि यार ये भाषण होगा कहीं ऐसा नहीं जूता चप्पल यहाँ चल जाए, तो बहुत खतरनाक बात है। तो उनको भी दोबारा भेजा गया कि आप इसमें थोड़ा सा छोटा मोटा चेंज लाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कॉमा भी नहीं बदलूंगा, चाहे तुमको बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना नहीं बुलाओ। तो उनको नहीं बुलाया गया। तो बाद में उन्होंने अपने पैसे से इस किताब को छपवाया। मतलब बोला है कि नहीं, इतना भारी भारी बात बोलोगे तो गुरु यहाँ भड़क जाएंगे लोग। कह रहे तुम बात से भड़क जा रहे हो और हम 2000 साल से झेल रहे हैं, तो बहुत लफड़े हैं। तो मेरे समझ से जितना उनके साथ बुरा हुआ उस आधार पे तो उनको अलग देश मांगना चाहिए था। समझ रहे हो, प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए ना, अम्बेडकर को आप जो सफर नहीं किया उसको लग रहा है ये क्या बात हो रही है, बट लुक एट कि नहीं, तुमको ये वाला पर्चा भी नहीं पढ़ना है, ये पर्चा बहुत डेंजरस है। ठीक है, लिखो लिखो। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, लिखो क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर प्रेजेंटेड हिज व्यू on the caste system, view on the caste system in his book Annihilation of Caste. Double N है, Annihilation of Caste. Annihilation of Caste. In ब्रैकेट में लिख लेना, लाहौर कॉन्फ्रेंस 1935। जात पात मंडल इसमें लिखा हुआ है बुक में, तो अब मैं झूठ मूठ क्या लिखवा दूं, आर्य समाज कुछ और हो जाए। जात पात मंडल लिखा हुआ, अब उसका कोई विंग होगा। लाहौर कॉन्फ्रेंस 1935, बट बुक वॉज पब्लिश्ड, उसी में ओए कॉमा कार्ड, हाँ, बट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, चेंज पर है। डॉक्टर अंबेडकर was principally against of Varna and caste system. Against of Varna and caste system. देखिए, रंजन गोप लिख रहे हैं, सर बहुत मस्त समझाए, वाह। फिर यही प्रॉब्लम है ना, बोले ना कि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, बिहारियों को सुधारना भी है, समझे ना। बिहारियों का मतलब ऐसा हो, जब मैं कह रहा हूँ कि सुधारना है, तो जब हम सुधरे तो तुमको नहीं सुधारेंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, आप यकीन मानिए कि मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे अपराध किए कि मुझे तो फांसी होनी चाहिए थी। SC/ST केस में हमको अंदर, मेरे खाट पे एक लड़का बैठ गया, मैं 10th में, छुट्टियां होती है ना 10th में, जब जाते हैं सेंटअप, क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट से और एग्जाम का गैप होता है, 2-2.5 महीने का गैप रहता है। गाँव में बैठे, गाँव में जाने के बाद और आदमी जातिवादी हो जाता है। एक लड़का आके मेरे खाट पे बैठा, मैंने ऐसा लात मारा ना कि वहां जाके फेंका गया। हमारे तो खटिया पे बैठे हुए, मतलब समझे। अब मैं जब भी गांव जाता हूं तो बेचारा मजदूर है, अब जब भी मैं गांव जाता हूं तो उसको बाजार ले जाता हूं और हमेशा उसका खैनी भरवाता हूं, उसका समोसा खिलाता हूं। उसको समझ में नहीं आता, गांव वालों को भी समझ में नहीं आता है कि इसको इतना क्यों मानते हैं। अब मैं सॉरी, ईगो कहीं ना है, कहीं है, सॉरी वरी बोलूंगा वो तो भूल भी गया होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ यार बड़ा पाप किया है हमने, मतलब लिटरली मैंने मारा, वो एकदम फेंका गया बेचारा, एकदम ऐसे झाड़ते झूड़ते उठा, समझे। मैंने कहा यार कैसे हम लोग की परवरिश हो रही है, देखिए ना, आप जो सोच रहे हो वो आप थोड़ी सोच रहे हो, दिस इज द वे यू आर ब्रॉट अप। अगर हम लोग इंडिया नहीं आए होते दिल्ली, तो हम तो ह्यूमैनिटेरियन कभी हो ही नहीं पाए होते। और ऐसे ही जब हम गांव जाते हैं, जब हमारे घर वाले, हमारे जो रिश्तेदार ऐसी बातें करते हैं, तो अब क्या होता है कि आप उनसे लड़ते नहीं हो, आप चुप रहते हो। आप समझ जाते हैं कि पहले मैं भी ऐसे ही जाहिल था, मैं भी ऐसे ही, दुनिया का हमसे बड़ा कोई बड़ा जाहिल पैदा नहीं होगा। जैसे लड़का लड़की पार्क में बैठे रहते थे ना, तो बगल वाले जाके चेयर पे बैठ जाते थे बिगाड़ने के लिए, और जब वो लोग उठ के जाता था तो बड़ा मजा आता था।
सोचो कि हम लोग की परवरिश कैसे हुई है, हाँ? क्या लिखा? Varna and caste system. He believed that, he believed that, underline करना, unfortunately, unfortunately, in modern India, even today, has the defenders of the caste system. जैसे भी आपको गांधी को मैंने बताया था ना, आपको नहीं लगता है गांधी जी डिफेंड कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को कि नहीं नहीं बस एक दो कमी है बाकी सब ठीक है? डिफेंडर ऑफ द कास्ट सिस्टम, यही मैं बोल रहा था ना अभी। आपको नहीं लगता है कि गांधी की बातों से कहीं ना कहीं वर्ण और कास्ट सिस्टम को डिफेंड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं यार मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज के भी इस मॉडर्न दुनिया में लोग आओ कि कास्ट सिस्टम को लोग डिफेंड करने वाले लोग हैं। ठीक है ना? पैराग्राफ बदलिए, लिखिए, लिखिए, it is defended, it is defended, it is defended on the basis that caste system, it is defended on the basis that caste system is just a division of labor, just a division of labor, which is a necessary feature of, which is a necessary feature of any civilized and developed society. पढ़ने से अननेसेसरी लग रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर नेसेसरी है कि अननेसेसरी है? नेसेसरी है ना? क्या बोलिए? एनी सिविलाइज्ड एंड डेवलप्ड, अरे किसी भी सिविलाइज्ड एंड डेवलप्ड सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए ना? कौन क्या करेगा? लिखिए, चेंज द पैराग्राफ। जो गांधी जैसे लोग हैं वो डिफेंड करते हैं कि भाई ये डिवीजन ऑफ लेबर ही तो है, और इसमें क्या हो रहा है कि भाई किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि काम बटा रहे, कौन क्या करेगा? चेंज द पैराग्राफ। वेयर एज अंबेडकर आर्ग्यूज, ये लाइन को अच्छे से समझिएगा, अगर समझ जाएंगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वेयर एज डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूज caste system is not a division of labor, is not a division of labor, rather it's, underline करिए, rather it's a division of laborers। बोला कि दुनिया में कहीं डिवीजन ऑफ लेबरर नहीं होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। काम बटा होता है, काम करने वाले नहीं बटे होते हैं कि तू यही काम करेगा, जब से पैदा हुआ है जब से मरेगा तू यही काम करेगा। बोला ये दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में होता है कि भाई ये झाड़ू मारना है, ये बर्तन धोना है, ये खाना बनाना है, जो जिस योग्य होता है उसको काम दे दिया जाता है। ये कह रहा है कि कास्ट सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर। दुनिया के सिविलाइज सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबरर है। आपके पैदा होते ही बता दिया है कि आपको यही काम करना है और आप उस काम से हिलडुल नहीं सकते हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ी है, लेबरर है। ठीक है ना? चेंज द पैराग्राफ, लिखो, सिविलाइज सोसाइटी needs division of labor, needs division of labor, but not division of laborers into watertight compartments, into watertight compartments। पैराग्राफ बदलिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। चेंज द पैराग्राफ। इन कास्ट सिस्टम division of laborers are graded one above the other, one above the other, one above the other, where
where by birth, where by birth it is decided that, where by birth it is decided that A, decided that A, B, a dash mark group back, that A, the newly born, कोई दलित जैसे ही पैदा हुआ, न्यूली बॉर्न, अभी उसको अभी रोया भी नहीं, तब तक उसके कौन कौन उसका बाप होगा पूरी दुनिया का, वो डिसाइड हो गया. द न्यूली बॉर्न विल बी द सर्विस प्रोवाइडर, will be the service provider to how many people? The masters are decided. The masters are decided. The masters are decided. And second, they will never get any opportunity to change their master or change their job. To change their masters, B था ये, and change their job. बोला दुनिया में ये चीज कहीं नहीं सिविलाइज सोसाइटी में होती कि आपके पैदा होते ही आपका कौन कौन बाप होगा पहले से डिसाइडेड है, कि किसका आप पानी भरेंगे, किसका झाड़ू मारेंगे, किसको किसको आप मालिक कहेंगे, किसको किसको नमस्ते कहेंगे, किसके सामने नहीं बैठेंगे, किसके सामने पगड़ी नहीं पहनेंगे, ये सब पहले से डिसाइडेड है. और सेकंड, कुछ भी हो जाए, ना आप अपना जॉब बदल सकते हैं, ना आप अपना मास्टर्स बदल सकते हैं. बोला कि वो कह रहा है कि भाई साहब ये दुनिया के किस सिविलाइज सोसाइटी में होती है? होती है? पहला क्लियर है? पैरा का बदलिए, लिखिए क्या हो गया, बोलिए, लिखिए पैरा का बदलिए, लिखिए फॉर अंबेडकर, फॉर डॉक्टर अंबेडकर, this division of laborer is not spontaneous, neither it is based on natural aptitude. नेचुरल एप्टीट्यूड. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि जैसे आपको काम नहीं मिला, आप कुछ कर लिए, आपकी स्किल है, कोई हलवाई बन गया, कोई कुछ बन गया, ये तो बोला कि आज थोड़ी होता है, ये तो हजारों साल से फिक्स है कि तेरे को यही काम करना है. और इस डिवीजन ऑफ लेबरर में ये नहीं देखा जाता है कि आपका स्किल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, यही करना है आपको. चाहे आप कितने भी इंग्लिश बोलते हैं, आपको झाड़ू मारनी है, और वो चाहे कितना भी बड़ा इडियट है, वो पंडिताई ही करेगा. तो बोला कि ये दुनिया में कहां होता है, ये तो कहीं नहीं होता है. पैराग्राफ बदलिए, उसी में लिखिए कास्ट सिस्टम, पैराग्राफ बदलिए, कास्ट सिस्टम इज सो फार इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू अपॉइंट टास्क टू इंडिविजुअल्स इन एडवांस. कास्ट सिस्टम इन सो फार it involves an attempt to appoint tasks to individuals in advance. फिर से कास्ट सिस्टम लिख दूं क्या? कास्ट सिस्टम इन, देखिए हम लोग जो समझाते हैं वो लूसिड लैंग्वेज होता है, लेकिन जो नरेट करते हैं ना वो लूसिड लैंग्वेज नहीं होगा, तो थोड़ा सा ठीक है ना. कास्ट सिस्टम इन so far it involves, अरे समझा दूंगा, बहुत आसान है, लिख तो लीजिए. involves an attempt to appoint tasks to individuals in advance, selected not on the basis of trained original capacities, not on the basis of trained original capacities, but
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। नीतू, क्वालिटी यही है ना पार्सन्स का, यही है ना। ये कहता है कि सर जो आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हो उसमें ना तो आप किसी का टैलेंट देख रहे हो, ना नेचुरल स्किल देख रहे हो, ना उसका कैपेबिलिटी देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो कि उसके माँ बाप क्या करते थे। आप में से देखिएगा, अब तो थोड़ा वक्त बदला है, नहीं तो आप में से भी कई लोग आपके माँ बाप ने चाहा होगा कि आप वही करें जो आप उनका खानदानी काम है, और हम लोग को लड़ भिड़ के बाहर निकलना पड़ता है। आई वॉज सो लकी कि माई फादर रियलाइज कि ये पुजारी का काम है ना, इसमें कोई पैसा नहीं है। नहीं तो आज भी हमारे खानदान के लोग वही कर रहे हैं, और किसी का मतलब मकान आज तक प्लास्टर नहीं हुआ। जैसे मेरे फादर जब जाते थे ना पूजा कराने, तो आप देखिएगा छोटे बच्चे को क्या चाहिए, ईगो चाहिए। आपको सब कोई प्रणाम पंडित जी कर रहा है, 2 रुपया 1 रुपया दे रहा है, तो जैसे पिताजी पूजा करा रहे हैं तो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें 5 रुपया जेब में भी रख ले रहे हैं, तो हमारे तो मस्ती है। तो पिताजी, मेरी बड़ी अच्छी बात है, हम लोग पैदल पैदल जब उस गांव से आते थे तो पिताजी कहते थे कि एक काम में कुछ नहीं खे धैल, ये कुल काम हमरे तक लास्ट, तू लोग पढ़ी है, ये काम में सब प्रणाम करेगा, पैसा नहीं देगा। पहले तो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा देता था ना। तो मेरे फादर के साथ हमारे घर में अब कोई नहीं करता। एंड मतलब मैं 5 ब्रदर्स हूँ, मैं आई एम द यंगेस्ट वन। अभी ये नीतू को पता होगा क्योंकि आप लोग को नहीं है। और ये सोचिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग केवल हम लोग जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए। आप अभी, मैं दिसंबर में घर जाने वाला हूँ मेरे माँ के बेटे के, कोई ऐसा जिला ब्लॉक नहीं है हम लोग का स्टूडेंट नहीं आता है मिलने। अभी इस दिन देखिए इन लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो गया, तो मेरे ही इलाके का डीएसपी है जो हमारा स्टूडेंट है, तो ऐसी टाइम में आया जब ये लोग क्लास कर रहे थे, तुम थी ना उस क्लास में, समझे। और उसने तो अब पूरे इलाके में हल्ला मच गया कि भाई ये कौन है कि डीएसपी घर में ताला बंद है तो द्वार देखने आया है। गांव में ऐसी हलचल, आईपीएस आते हैं ये सब आते हैं। तो मेरे फादर कहते थे कि ये काम में कुछ नहीं खेल, और जो हमारे खानदान के लोग करते रह गए। तो किसी ने एक बार ईंट खरीदा तो एक कमरा बनाया, फिर वो एस्बेस्टस से डाल के द्वार बनाता है। तो मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे, बट देन ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बोलते थे खाली पढ़ा लोगे, कुल में कुछ नहीं खेल। तो जब हम लोग को पढ़ने के लिए मारते थे या सब करते, तो हम लोग को लगता है कितने जालिम बाप होते, कितना मस्ती कर रहा है। देन आई रियलाइज कि नहीं, ही वॉज राइट। एजुकेशन की वैल्यू को अम्बेडकर भी समझते थे। वो बोलते थे, एक बात बताओ, तुम लोगों ने इसको देखा होगा, एक आजकल बहुत दलित लीडर है सहारनपुर वाला, हा? रावण। ये दिमाग डॉक्टर अंबेडकर को नहीं था कि मुझ रख के हम भी बुलेट पे चलें। इतना अकल उनको था कि नहीं? नहीं था। कहते थे कि ये मूछ बड़ा रख लेने से, बुलेट पे चलने से तेरा विकास हो जाएगा। खाली कहते हैं बेटा जहां स्कूल में मिले घुस जाना, कोई कितनों मास्टर भगाए, कितनों फेल हो जाना, वहां से हटना नहीं, क्योंकि शेर बनना है तो वहीं से भी निकलोगे। एजुकेशन ही आपको शेर बनाएगा। ये बुलेट रख लेने से, द ग्रेट चमार और ये सब लिखने से वो सब मजे लेंगे, अब बाद में जब जाओगे दूसरे के यहाँ मजदूरी करने गालियां देगा। तो बोलते हैं कि बेटा इस सब में कुछ दे। तो यही है कि नहीं पढ़ा वाला जो लीडर बनता है ना, वैसे ही बनता है। आज अगर जिन्ना इस देश में रहे होते तो मुसलमान कहाँ होते आप सोच नहीं सकते। ये बहुत बदकिस्मती है मुसलमानों की कि जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी था वो विदेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। और जितना उनके जाने के बाद जो छोटा जो दाढ़ी मेहंदी लगा के नहीं रहता है, लाहौल वाला कुव्वत जो बोलता है, आप देखिएगा वो टीवी में आता है, वो सब रहता है बिहार का, गया वहाँ बढ़ई का काम किया सऊदी अरब में, फिर वहाँ कुछ सीख उख लिया, आगे गांव में मस्जिद बना देगा, वो अपने मौलाना बन जाएगा। तो पहला जो लाइन बोलेगा वो एकदम असली फारसी बोलेगा, अस्सलाम वालेकुम लाहौल वाला कुव्वत, समझे। आज जैसे ही जब उसको वो जो टीवी में आता है, जी न्यूज में था पहले भी, आजकल में चला गया, सुधीर चौधरी, तो उसे पढ़ा लिखा आदमी, जैसे ही टाइट किया, ऐसे होता है जी, ऐसे होगा देश में, हाँ हम मान जाएंगे, अपने औकात पे आता है। आज टीवी वाला सब जानता है, सब बीजेपी का चेला है, इस सबको टीवी पे बुलाता है, इन लोग को प्रोवोक करके उल्टा सीधा बुलवाता है, फिर बोलता है देखो ये सब मुसलमान ऐसा ही है। ना किसी इंजीनियर को बुलाता है, ना किसी डॉक्टर को बुलाता है, ना किसी साइंटिस्ट को बुलाता है। मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग को बुलाना, बुलाता है सब वो मेहंदी से दाढ़ी रंगने वाला को, और उसको दिखा दिखा के पूरा दुनिया को दिखाता है कि देखो ये सब होता ही मूर्ख है। हम लोग को लगता है देखो जरूर अच्छा है, मोदी इसको टाइट करेगा।
कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी, आप इस बात को समझ रहे हैं? भाई ये टीवी चैनल की स्वतंत्रता है, वो किसको बुलाए? इन्हीं लोग को बुलाता है, इनसे जहालत करवाता है और पूरे कौम को जाहिल घोषित करवा देता है। पोलराइजेशन में मदद करता है क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा होता है। हाँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देखो फिर पीएचडी किस चीज में किया है? एस्ट्रोनॉट में किया है कि सिविल फिजिक्स में किया है? वो देखना उसी में किया होगा। अरे मैं इस पे बहस, पीएचडी देखो, आप मेरे गांव में आओगे ना, मैं क्यों तो मेंस का एग्जाम है, आप लोग को छेड़ नहीं जा रहा हूं, मेरे गांव में आओगे ना तो आधा आदमी खेती कर रहा है, वो या तो लॉ से ग्रेजुएट होता है, ठीक है? तो आज तक मेरे गांव में मैं कम से कम 10 ऐसे ग्रेजुएट को जाता हूं जो सर्टिफिकेट नहीं बोलता, सर्टिफिकेट बोलता है। समझे? हमारे गांव में एक स्टेशन है, आप लोग कभी पटना से अगर बक्सर से जाएंगे तो डुमरांव के बाद आएगा ट्विनिंगगंज, उसका नाम रख दिया टूड़ीगंज। वो आज तक ट्विनिंगगंज नहीं बना, हम लोग नाम बना कर नाम अंग्रेज रखा था ट्विनिंगगंज, तो उसका नाम क्योंकि वो ट्विनिंग नहीं बोल पाया। बेसिकली कि एजुकेशन में और डिग्री का जो डिफरेंस है ना बहुत बड़ा होता है। कबीर कोई पीएचडी करके नहीं आए थे। कबीर जो उस समय बात कर रहे हैं, आज से 400-500 साल पहले, एक भी संविधान में ऐसी बात दिखाई जो नहीं लिखा है, वो तो अनपढ़ है। विजडम इज डिफरेंट देन डिग्री। हो सकता है कि आपके फादर के पास बहुत डिग्री ना हो, लेकिन जैसे मैं अपने फादर को बात बताया कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एजुकेशन के महत्व को समझे थे। तो समवन इज बिकॉज समवन इज पीएचडी, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत एडुकेटेड है। उम्मीद है कि आप जो कबीर में और सोए जमई या जो भी इसकी भी आप नाम ले रहे हैं, उसके डिफरेंस को समझ पा रहे हैं आपको कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एजुकेशन और डिग्री का जो डिफरेंस है बहुत बार नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो इसके हिसाब से तो फिर कबीर तो महाजाहिल आदमी है कि जिस स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, रिलीजियस रिफॉर्म की बात वो उस समय कर रहा था, वो आज हो रहा है। तो लुक एट द विजन ही वाज हैविंग। हमें तो नहीं लग रहा कि बुद्ध के पास कोई पीएचडी करके आए थे, हमें नहीं लगता, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि एजुकेशन को डिग्री से मत देखिए आप, ये तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि मेरी डिग्री शायद आपसे एक कम हो, मे बी, बट मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं शायद जिसकी वजह से आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोएब जमई बिकॉज पीएचडी है, ठीक है ना? आप कभी मेरे बुआ के लड़के से मिलेगा तो वो, इसने पूरा बाल मुड़वा रखा है और यहां से इतना मोटा चुटिया, और अभी यहां तक लास्ट टाइम जब देखे थे तो यहां तक पहुंच गया था। तो हम लोग भैया हई कहा, बोला अरे पंडित के यह पहचान है। चाणक्य के निखा देखला सीरियल में, उसको ये भी नहीं पता है कि नकली चाणक्य का सीरियल लगा हुआ था, उसकी वही पहचान बन गई है। कुछ नहीं करता है, फूफा का पैसा बैठ के गांव में खा रहा है, एमए उमे कर लिया है। एक दिन अभी आपको फेसबुक पे दिखाऊंगा, और लिखा है कि 2024 में है ना बिहार में चुनाव, और लिखा है नहीं विधानसभा 25 में 25, और लिखा है कि अब निर्दलीय वो विधायक का चुनाव भी लड़ेगा और वो दुनिया में क्रांति लाएगा, और अगर 30 वोट ले आया तो मैं उसको 30 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उतना जाहिल उस गांव में भी कोई नहीं होगा जो उसको 30 वोट देगा। 30 वोट मेरा टारगेट है उसको, अगर मिल गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, याद रखना। अरे अब वो जमाना गया, खा भी लेगा तेरा और देवो नहीं करेगा, कहेगा साला पागल है। अरे समझे ना, वो जमाने गए जो लोग जिससे दारू पीते थे उसी को वोट देते थे। अब दारू सबका पीता है, अब वोट देते समय जानता है कहां वोट नहीं खराब करना है। तो वैसे जाहिल आदमी है वो, तो करने को क्या क्या है, समझे? ऐसा जाहिल आदमी आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूं। मतलब मैं बहुत कम लोगों से अपने लाइफ में नफरत करता हूं, जिसमें वो मेरे बुआ का लगा है। जब भी मुंह खोलता है, जैसे मान लो कि अभी कौन है, जो बाइडेन है ना, दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी बना तो वो उसके पास एक मशीन है जिससे उसको ब्राह्मण घोषित कर देता है। अरे बाइडेन के जानता रहा, अरे बेसिकली बंगाल के भट्टाचार्य जी है, बनर्जी, तो ओकर बाबूजी होइसा गई ना, तो हैसे भइल तो हैसे भइल, तो ओकर माई होकरा से बियाह कर लेलस, तो हाँ बेसिकली बनर्जी। वो अंबेडकर, रोनाल्डो, मेसी, किसी को भी वो ब्राह्मण घोषित कर देता, उसके पास एक मशीन है। इतना जाहिल आदमी भी यार, वो भी कहने को एमए है। तो क्या है, एजुकेशन का कोई डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है। चलो लिखो, गजब उसके पास एक मशीन है भाई, और हमको पागल समझता है, और हमको भी पागल समझता है।
कहता है कि सब जानता है, पढ़ लिख के नो, सबका धर्म भ्रष्ट हो गया है। ये सब इन्हीं की वजह से तो देश में सब इतना था ना। तो जब ब्राह्मण नेतृत्व करता था इस देश का, अटल बिहारी वाजपेयी, इसी बात है, पागल है। वो मेरे गांव आते हैं ना तो मुझे तनाव हो जाता है कि ये मूर्ख आदमी ये बोलता रहेगा, अच्छा उसके भी 2-3 मजे लेने के लिए खड़े रहते हैं, और फिर हमसे करेगा, हम ठीक कहता नहीं कि ना, हमने एकदम सही कहता रहा, लेकिन उसको कहता है कि ना इसमें वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। फिर मेरे जाने के बाद कहता है जानता रहा सब सारा उल्टा सीधा किताब पढ़ेला, ये कुल पढ़ावत हुई। क्या लिखा? तो वैसे आदमी से क्या बात करेंगे? क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। पैराग्राफ बदलिए, लिखिए। सुन लेगा तो क्या कर लेगा मेरा? एक लास्ट लाइन और बता दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे पेट में दर्द रहेगा। सॉरी, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। एक दिन फोन आया, तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, हम लोग खुद ही जाहिलियत करेंगे। सुना, आज तक हम तरह से कोनो काम बोल नहीं। ऐसा कोई बोले ना, वो समझ आना कोई इम्पॉसिबल काम बोलेगा। जब कोई ऐसा भूमिका बनाए ना कि आज तक हमने तुमसे कोई काम, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं ना, हाँ, कि आज तक तरह से कोनो काम कह नहीं, तो उन्हें ना, तो हम कोनो काम कहब तो मना ना करबो। अब हम ना बोलेंगे। हमने राम का और दशरथ का स्टोरी पढ़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे कह दी से कह दी गई, कह जाने का कहब, तो हम कोनो ऐसा काम, तो हम लोग भाई तब जब ऐसा काम ना कहब, हो ख्याल हुई तो करवाइए दे। बोलो, सुनो तो एगो राइफल के लाइसेंस दिलवा देता डीएम तक। तो सचमुच मेरे दिमाग में क्या आया कि इतना जाहिल है, किसी ने सचमुच 4 दुश्मन बना लिए होंगे और किसी ने जान से मारने का इसको दिया। मेरे दिमाग में आया, तो उन्होंने कहा भाई कि उससे झगड़ा उगड़ा भैला का? तो कहता ना दिवाओ ना। तो उन्हें कहा है जरूरत का बा? तो कहता अरे तो रही बराती उराती में तनी चमकावे में ठीक रही, तो हम बोले कि तो हम डीएम के का फोन करवाई कि मतलब हमारा भैया के चमकावे के बाद नहीं को राइफल देता। लगा फोन, मेरी बुआ का फोन है, बुआ मर भी गई, करी सुनिए का सुखवा कोनो काम कहला सा तू ना करवैला, हमने तेऊ मत ये गाँव हमारा। जाहिल का माँ भी जाहिल है। क्या जाहिल है यार। उसने ये तो बताया नहीं होगा कि क्या काम का है। आएगा नहीं, बुआ गई। क्या लिखा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मतलब इसके बाद पे कह रहा हूं कि एजुकेशन इज नॉट द डिग्री इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। यही बताना चाह रहा हूं। इतना जाहिल आदमी है कि मैं तो आधा ही बता रहा हूं, मेरे सामने इतना करता होगा तो बाहर क्या क्या करता होगा। वो बाइडेन को बनर्जी बता देगा, वो रोनाल्डो को कुछ, मतलब कोई भी आदमी उसको ब्राह्मण बता देता है। केवल अब जैसे सुंदर पिचाई है ना, होगा शायद ये तो ब्राह्मण ही है, बट अगर नहीं भी होगा ना तो उसको पांडे बना देगा, किसी को भी। अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, किसी को भी बता देता है। क्या लेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। फॉर हिम कास्ट सिस्टम, उसी में फॉर हिम लिखिए, कास्ट सिस्टम do not allows freedom of changing occupations, place and employers क्या? occupation, place and employers, which makes impossible for the lower caste to gain their livelihood. पैराग्राफ बदलिए। कास्ट सिस्टम do not allows any caste
to choose their occupations. If a person is starving, bhukmari is starving due to the lack of demand of their occupation and labor, even then they cannot change it. They cannot change it. Change the paragraph. He also rejected the idea of racial purity. He also rejected the idea of racial purity which is claimed by the supporters of the caste system. For him, अंडरलाइन करेगा, रेशियल प्योरिटी इज अ मिथ. भारतीय आपका कोई क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ता हूं. फॉर हिम रेशियल, क्या हुआ? फॉर हिम रेशियल, ओए रेश प्रजाति, रेशियल प्योरिटी इज अ मिथ. रेशियल प्योरिटी इज अ मिथ. लोग क्या कहते हैं कि अपने ही खानदान में शादी करिएगा, वही काम करिएगा, तो इससे क्या होता है कि आपकी रेशियल प्योरिटी बनी रहती है. यही लोग लॉजिक देते हैं ना. तो ये कहता है कि एक बात बताइए, जिस समय आर्यंस इंडिया में आए होंगे उसके बाद से अभी भी आपको लगता है कि रेशियल प्योरिटी बची हुई, कि सब इंटरमिंगल हो गया है, सबकी शादी इधर उधर हो गई है कि नहीं? क्या आप गारंटी देते हैं कि राम की जो माँ, अच्छा मैं ये बोलूँ तो मैं धार्मिक भावना पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका लॉजिक समझा रहा हूँ, नहीं कि फिर भड़क जाना. दिक्कत क्या, तुम भड़कते इतने ज़्यादा हो ना कि मास्टर बोलिए नहीं पाता है. अगर मान के चले, क्योंकि देखिए कि रामायण भी आपने देखा होगा तो आर्यपुत्र बोला जाता है. इसका मतलब कि वो आर्यंस, दे आर क्लेमिंग टू बी आर्यन. आर्यंस गोरे थे तो राम फिर सांवले कैसे हो गए? इसका मतलब हो सकता है कि उनकी मदर या फादर उनमें से कोई गोरा नहीं रहा होगा. ये संभव ही नहीं है कि अगर दो लोग गोरे हैं तो उनके बच्चे काले होंगे, कोई एक तो काला होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि रेशियल इम्प्योरिटी मिक्सचर तो उसी समय हो चुका था. और आपने अगर महाभारत सुनी हो तो आपने देखा होगा कि हिडिंबा से शादी हो गई थी भीम की. हिडिंबा वॉज अ ट्राइबल लेडी. तो जिस आप रेशियल प्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो रेशियल प्योरिटी तो कब का खत्म हो चुका है. आप कह रहे हैं कि नहीं, अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए, तो ये अब रेशियल प्योरिटी बचा कहां पे है? नंबर 1. दूसरी बात है कि जो बंगाल का ब्राह्मण है उसका तमिलनाडु के ब्राह्मण से क्या संबंध है रेशियल प्योरिटी में? या जो अगर बिहार का शूद्र है उसका गुजरात के शूद्र से क्या कनेक्शन है कि दोनों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट दोनों जगह मिल रहा है? क्या मैं समझा पाया? नहीं. 69 पक्का? ये कह रहे कि क्या नॉनसेंस लॉजिक दे रहे हो कि इससे रेशियल प्योरिटी बनी रहती है. अब रेशियल प्योरिटी बची हुई है क्या दुनिया में? मान लो कि 1,00,000 साल पहले अगर रेशियल प्योरिटी की बात हो रही होगी, मान लो, या 10,000 साल पहले की बात हो रही है, 5,000, तब भी समझ में आ रहा है. आज के तारीख में कौन रेस प्योर बचा हुआ है? सबकी इंटरमिंगलिंग हो गई. अभी आप देखे होंगे, अगर आप लोग फुटबॉल देख रहे होंगे, सऊदी अरबिया का मैच चल रहा है, सब काला काला खेल रहा है. सऊदी अरबिया से एक को गोरा दिखता ही नहीं उसमें टीम में. भाई अरबियंस तो बाई, अगर उनका बैकग्राउंड देखिएगा तो सब गोरे लोग हैं, तो वहाँ काला काला सब कैसे हो गया? इसका मतलब कि सबकी शादियां वादियां इधर उधर हो चुकी हैं. आप हम ही लोग में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी कास्ट में देख लीजिए, आपको गोरा और काला दोनों आदमी मिलेगा. जबकि हो सकता है कि आपके कास्ट में, आप जिस भी कास्ट के होंगे, आपके घर में कोई भी इंटरकास्ट मैरिज का मे भी अभी तक हिस्ट्री ना रहा हो. इसके बावजूद देखिएगा कि आप क्लेम कर सकते हैं कि चाहे आप किसी भी वर्णा के हैं, कि आपके घर खानदान में सारे गोरे हैं या सारे काले हैं.
कोई क्लेम कर सकता है? इसका मतलब कि ये जो इंटरमिंगलिंग इंटरमिक्सचर है वो पहले ही हो चुका है। नहीं, नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ ना? इसको कुछ डाउट है? बोलो तो बोल, तुमको बोल रहा हूँ। आकाश नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारे सामने। हाँ हाँ, कोई सवाल है? नहीं तो तेरे ऊपर जुदाई फिल्म का क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसे देख रहा है, मतलब ना लग नहीं रहा। तो मतलब रिस्पॉन्ड करना होता है ऐसे या ऐसे, कुछ भी। क्लियर है? रेशियल प्योरिटी है कहाँ? कौन सी ऐसी जाति है आप बताइए भारत में जो कि अपनी रेशियल प्योरिटी पे चल रही है? सबके घर में गोरे काले सब मिक्सचर हो चुके हैं, तो उसका लॉजिक आज देने का क्या लॉजिक है? ठीक है, तो रेशियल प्योरिटी इज अ मिथ। क्या लिखा? प्योरिटी इज अ मिथ। मिथ समझे ना? मिथ लिखो। What is the change the paragraph? What is the relation? What is the racial relation between? What is the racial relation between? Racial relation between Brahmins of Bengal and Brahmins of Tamil Nadu? और उन्होंने कास्ट का नाम लिखा है, मैं कास्ट का नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? ब्राह्मिन्स ऑफ तमिलनाडु एंड दलित्स ऑफ बिहार और दलित्स ऑफ गुजरात। उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने कास्ट वाइज लिखा है, ठीक है ना? तो इसको आप अब नहीं लिख सकते सब। एंड दलित्स ऑफ गुजरात। बट व्हाई डू दे गेट, चेंज द पैराग्राफ, बट व्हाई डू दे गेट, why do they get same treatment at different places? There is no racial, paragraph बदलिए, there is no racial affinity, there is no racial affinity, affinity मतलब संबंध, ठीक है ना? There is no racial affinity between the varnas or the caste across the India, but they get the same privilege and disadvantages। छूट गया? कलम छूट गया? कलम खत्म हो गया? ले लो, कलम दे रहा है, अब कितना इज्जत दे? तुम बाहर में कुछ खिला देना इसको, बर्गरे खिला देना। ऐसा कलम दिया है तू भाई, कोई इसको एक कलम दे दो तो। देखो जैसे सबने सुना कि तुम कुछ खिलाओगे, सब कलम दे रहे हैं, उसको एक बियर भी पिला देना, बर्गर से काम चल जाएगा। खाता रहता है, कहीं तेरी भरोसे तो दिल्ली नहीं आया है। लिखा सेम प्रिविलेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या हो गया? सेम प्रिविलेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अरे वही तो बात कर रहा है भाई, अलग अलग कोई संबंध नहीं है, सबको मजे भी एक जैसे हैं, सजा भी एक जैसा है। क्या लॉजिक है? नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो कोई डाउट है? अब ये जो चौथी बात कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है, वो बिहारियों को सबसे अच्छे से समझनी चाहिए। अगले पॉइंट लिखिए, लिखो, कास्ट इज एंटी नेशन एंड एंटी डेमोक्रेटिक। ये बात अगर आप नहीं समझे तो आप बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे। आप लोग मन ही मन तो यही सोच रहे हो करना किसको है। क्या नीतू? देखो नीतू, मुझे सब पता है। इज एंटी नेशन एंड एंटी डेमोक्रेटिक। अब आप बिहारियों से बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। अगर आप ओरिजिनल बिहारी हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो कोई बात है। अरे क्या हुआ? तू कहाँ की है? तू यहाँ क्या कर रही बीपीएससी में? सुनो, एक 30 सेकंड का ब्रेक लो। सुनो, मेरे एक कनाडा का दोस्त है, तो आपको याद होगा ना जब मोदी 2014 में इलेक्शन लड़ रहा था, तो मोदी तो
तो मोदी तो भारी इवेंट मैनेजर है ही। तो आपने सुना होगा कि बनारस में मतलब भाई 5 लाख उसके नॉमिनेशन में लोग जुटेंगे, और इस मामले में मास्टर है ही, समझे। तो हमको वो कैनेडियन आके बोला, मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है, तो बोला कि एक्सक्यूज मी आई वांट टू गो बनारस। तो बोले भाई वहाँ 5 लाख आदमी जुट रहा है, तू साला मर जाएगा वहाँ, क्या जाएगा। तो उसने बड़ा अच्छा बात बोला, बोला कि मैं इंडिया में क्यों आया हूँ, मैं आई एम इन इंडिया जस्ट टू हैव एक्सपीरियंसेस। सो बोला कि आई वांट टू सी कि जहाँ पे 5.5 मिलियन लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होता है। भाई कनाडा में तो आदमी है ही नहीं, आदमी इसे चारों तरफ दिखेगा, एक को आदमी ही नहीं दिखेगा। तो बोला कि आई वांट टू एक्सपीरियंस क्राउड, उसका वर्ड सुनेगा, आई वांट टू एक्सपीरियंस क्राउड। लेकिन उस समय ना मैं उसका रिजर्वेशन कंफर्म कराया ना, लेकिन वो सब आया ही, ट्रेवलर है, वो चला गया बनारस। अब जब लौट के आया तो उसने 2 मस्त बातें बताई इंडिया के। बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, माय गॉड, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ बिग क्राउड इन माय लाइफ एंड इट वाज सच अ ह्यूज, एवरीबॉडी, देयर वाज पीपल एंड एवरीबॉडी वाज स्टिकिंग टू ईच अदर एंड एवरीबॉडी वाज शाउटिंग हर हर मोदी एंड देन एवरीबॉडी वाज शाउटिंग हर हर मोदी एंड दे वर लुकिंग एट मी। किस अंग्रेजों मोदी का सपोर्ट आ रहा है। And I was not getting anything. So what they were shouting, I was not knowing. And everybody was doing har Modi, and they were looking at me. So I don't know what to say. So I used to say, yay! And everybody was taking selfie with me. Okay. And they were saying, Modi. I said, yes, yes. तो एक तो बोला कि भाई दुनिया में भाई सब जाके बोला जानते हो अंग्रेजों सब आया था वहाँ। और दूसरा बोला कि आई हैव सीन वन ब्यूटीफुल थिंग इन दिस इंडिया, यू गो टू ट्रेन, यू गो टू बस एंड एवरीबॉडी इज सो क्राउडेड दैट देयर आर 100 ऑफ पीपल इन द बस एंड एवरीबॉडी इज लाइक दिस एंड इफ यू विल रेज योर लेग, सपोज यू हैव इचिंग, समवन विल पुट देयर लेग इनटू इट एंड देन यू हैव टू बी लाइक दिस। अभी जगह जो खाली हुआ कब्जा हो गया वैसे रहो बेटा। तो वो भी तो बड़ा अच्छा बात बोला कि एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी, दैट ये अंग्रेज क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छी बात बोला। सो बिहारीज विल बी, क्या हुआ बोल, क्या तू बोल रही कुछ, तू कुछ कह रहा है। हाँ, इसने कहा कि बड़ा जबरदस्त एंटी नेशन एंड एंटी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है और आप एज ए बिहारी बहुत आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए ये है नीतू, नीतू का हो गया बीपीएससी और बीपीएससी होने के बाद ये एक पोस्ट पे बैठ गई। मान ली ये एक्स कास्ट को बिलोंग करती है। आप देखिएगा कि इसकी पूरी लॉयल्टी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, अपने कास्ट। ये कास्ट इंसान को इतना नैरो कर देता है कि उसकी लॉयल्टी कास्ट के लिए है, काम भी केवल अपने कास्ट वाले को करना है, दूसरे कास्ट वाले को काम नहीं करने देना है, और उसकी जितनी लॉयल्टी चैरिटी जो भी है इसके बाहर नहीं जाएगी। और आप अगर बिहार के हैं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर अधिकारी के कास्ट के हैं खड़ाक से काम होगा, नहीं है तो थोड़ी। दरोगा भी कास्ट देखता है, एसपी भी कास्ट देख रहा, सब कास्ट, सब कुछ, नेता भी कास्ट देख रहा, सब कुछ कास्ट से चल रहा है। तो बोल रहा है कि ये कास्ट ना नेशन को डेवलप होने दे रहा है, ना ह्यूमनिज्म को डेवलप होने दे रहा है, और ना आपके कोई इस कंट्री को डेमोक्रेसी, कास्ट को ही वोट करना है, जात और बेटी, सॉरी वोट और बेटी खाली अपने जात को देना चाहिए। तो आपके पूरे पर्सपेक्टिव को कास्ट पे लाके खत्म कर देता है। आप सोच भी रहे हो कास्ट के लिए, जी भी रहे हो कास्ट के लिए, काम भी कर रहे हो कास्ट के लिए, आपके लिए नेशन रीजन कोई कुछ नहीं है, सब जो है वो कास्ट है। तो कह रहे कि कितना ये तो कभी इंडिया को डेवलप ही नहीं होने देगा, इतना डिवाइडेड रखेगा कि आपकी लॉयल्टी चैरिटी सब कुछ केवल कास्ट है। ऐसे पूरा इंडिया में है, लेकिन आप वहां पे ज्यादा इस चीज को फील करेंगे। मैंने गुजरात में देखा, इतनी कास्टिज्म है, इतनी कास्टिज्म है कि अगर आप पटेल नहीं हैं गुजरात के तो आपकी जिंदगी और कुत्ते की जिंदगी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गुजराती हैं और पटेल नहीं हैं, आपको रोज वो दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराएंगे। और अगर आप पटेल हैं, मान लीजिए कि पटेल है, ये सब पटेल है, ये गरीब पटेल है, सब पटेल चंदा करके इसका 2 ट्रक निकलवा देगा। उनका ये चीज अच्छा है। हमारे यहाँ कास्ट में भी एक दूसरे का ही परेशान करे, सब 5 पटेल मिलकर इसको चंदा करेगा, इसको ट्रक दिलाएगा, इंस्टॉलमेंट बना देगा और अपनी फैक्ट्री में इसका ट्रक लगा के इसको भी अमीर बना देगा। आप देखिए कि पूरे 40% कनाडा और अमेरिका का होटल उद्योग पटेलों का है। हर पटेल का काम है दूसरे पटेल को ले जाना अमेरिका, और चाहे आपका कोई जान पहचान नहीं है,
आप पटेल हैं, गुजरात जाइए, आप अमेरिका आइए, वो आपको होटल वोटल खुलवा के, ही नहीं कि आपको नौकर रखेगा और आपका होटल खुलवा देगा वो, लेकिन जितनी भी लॉयल्टी है सिर्फ कास्ट के लिए है। हम तो गुजरात जाते हैं, हमारे इतने लेक्चर्स होते हैं, मतलब अगर आप गुजरात के हैं और पटेल नहीं हैं, आप समझिए कि आप यहाँ का रोहिंग्या हैं। तो ये कहते हैं कि कास्ट जो है नेशन को और डेमोक्रेसी को कभी सेट ही नहीं होने देगा। बिहार जैसे राज्य में जहां पे जिसकी जाति की जनसंख्या कम है, वो तो हमेशा पेरिफेरियल पावर में रहेगा, उसको तो कभी कोई सत्ता में भागीदारी ही नहीं मिलेगी। मान लो जो कुशवाहा है, कुर्मी है, पटेल है, राजपूत है, पंडित, ऐसे 5-7 बड़े कास्ट हैं, वो तो अपना मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, उसी में कुछ होगा छोटा मोटा कास्ट जिसकी पूरे बिहार में मान लो जनसंख्या होगी 3 लाख, वो तो डेमोक्रेसी में हमेशा हंसी पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज कास्ट डिसाइड कर रहा है और नेशन कभी बिल्डअप ही नहीं होगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। कैसा लगा? तो इससे क्या सबक मिला? जब बीपीएससी हो जाएगा तो क्या करना है? अपना साथ अपना विकास। क्या बात है, भूल मत जाना, याद रखना, नहीं तो यही रिकॉर्डिंग आके दिखाऊंगा तो फिर बोलोगे दिखा के कर क्या लोगे। लिखिए लिखिए लिखिए, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी अंडरलाइन किया। देखिए, फॉर अंबेडकर कास्ट किल्ड, और एक दो कास्ट तो सुपरलेटिव कास्टिस्ट होते हैं, मतलब अब नाम मत लीजिएगा आप लोग, पीछे से प्रॉम्प्ट नहीं कीजिएगा, बट बिहार में मैंने देखा कास्टिस्ट तो सभी हैं, बट एक दो कास्ट तो सुपर कास्टिस्ट हैं। अभी हमारी सोसाइटी में अपने सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, तो इलेक्शन लड़के आए हूँ, तो एक को पता चला कि यो बिहार के हैं, तो हम गए मिलने, तो बुलाया कि आप कहाँ के, तो बोले हम आरा के। अच्छा, आरा के कहाँ के? तो यहाँ के। अच्छा, ये नहीं, हमको लगा क्या जाने वोट वो दिया कि नहीं हमको, मतलब उसकी आंखों में एकदम ना टाउ टाउ। हमको लगता है कि अगर हो जाता तो मतलब सोचे दिल्ली में भी आके वही कर रहा है, तब यहाँ का पंजाबी सब सोचे कि बिहारियों को वोट नहीं देना तो गलत बोल रहा है, तुम भी तो वही कर रहे हो। तो ना ह्यूमनिज्म आएगा, ना डेमोक्रेसी आएगी, ना नेशन होगा। ये कास्ट सिस्टम इतना डिस्ट्रक्टिव है, समझे? उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर जब ऐसे बोला कि ना, तो बोला कि फिर मजा नहीं आया, तुम जाओ बेटा। क्या लिखा? कास्ट हैज किल्ड द पब्लिक स्पिरिट, इट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। Made public opinion impossible for Hindus, their caste is their public and nation. Underline करिएगा, their caste is their public and nation. His loyalty is restricted to his caste only. Morality is caste bound. Bound, caste based है ना, caste bound, and sympathy, appreciation and help is restricted to sympathy, appreciation and support is restricted to their caste only. There is no sympathy for the meritorious and no charity for the needy. For the needy.
Change the paragraph. Brahmins will follow a leader only if he is a Brahmin. Only if he is a Brahmin. Only he is a Brahmin. कोई दिक्कत? लिखिए, इट किल्स द स्पिरिट ऑफ नेशन एंड ह्यूमनिज्म, अंडरलाइन करेगा, इट किल्स द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड नेशन एंड ह्यूमनिज्म, नेशन एंड ह्यूमनिज्म। उम्मीद है ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बिहार का बहुत फेमस स्लोगन है, हम लोग जब थे बिहार में तो यही कहा जाता था कि वोट और बेटी केवल अपने जात को देना चाहिए, वोट एंड बेटी ओनली टू द कास्ट। इसका मतलब उसकी ह्यूमनिज्म स्पिरिट सब कुछ। बस मैं जैसे अभी जैसे हमने हमारे गांव में ना, छोटा गांव है, कोई लड़के पास नहीं होते, तो कोई भी लड़का पास नहीं होता। मतलब हमारे गांव में जैसे 10 लड़के मैट्रिक दिए तो 10 का 10 फेल, या कभी एक पास हो जाता है। तो अब हमने एक नियम बनाया हुआ है कि गांव के लड़के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप लोग निकल गए, लकी हैं, जो हैं वहाँ पे माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहा है, तो हमने एक स्कॉलरशिप शुरू किया है कि जैसे एक अगर 10th पास किया तो उसको 6,000 रुपया, मतलब 500 रुपये के हिसाब से, कि मतलब अपना कॉपी किताब कोचिंग फोचिंग करते करेगा। तो हमारे गांव में ये लोग इस बात से बहुत परेशान है कि वो कहते हैं कि नहीं, केवल अपना कास्ट वाला अगर पास हुआ तो उसको दो, उसको काय दे देते हो, वो आगे बढ़ जाए, काल के माथा पे नाचे लागी। तो आप 2022 में, और इस चीज का लेकिन यही है कि एक समय तक आपका विरोध करता है, फिर धीरे धीरे क्या उसको समझ में आ जाता है कि अब हमारे रेंज के बाहर, तो अब आपके सामने नहीं बोलता है, होकर कहें दे तड़ा, होकर कहें दे तड़ा, होकर बाप ऐसे बदमाश रहे। बात बदमाश नहीं था, आपके फोर फादर्स के प्रति उतना ओबीडियंट नहीं था। बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए, लेकिन मुझे पता है इतना आसानी से आप भी नहीं सुधरिएगा, बट चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। केवल पॉलिटिकल व्यू नहीं पढ़ाना है, 2-4 आदमी बदला है, जैसे इसने, किसी ने कहा था, किसने कहा था, तुमने बोला था, एक और भी इधर तुमने कहा था, उसने कहा था, किसी ने कहा था ना, डावरी वाली कौन थी, तुम्हारे भाई, याद रखना, पता चल गया ना तो अब ये सोचे कि पता कर चल जाएगा तो क्या कर लेंगे मेरा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करूंगा। देखिए अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, पैरा बदलो, अब सॉल्यूशन पे आओ। कास्ट का प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर वॉज कन्विंस दैट, इसीलिए मैंने सारे बिहारियों को ये वर्ड शुरू कर दिया, अफोर्डेबल मोरालिटी। कम से कम जितना अफोर्ड कर सकता है उतना तो कर भाई, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बात, तू गांधी नहीं बन सकता, अंबेडकर नहीं बन सकता है, बट जितना अफोर्ड कर सकता है वही। इसीलिए देखिए उसने लिखा सर अफोर्डेबल मोरालिटी। इस वर्ड को मैंने काफी बिहार के जो पीसीएस हो रहे हैं उनको कहता हूँ, कम से कम गिरो, लेकिन अब एकदम लुटियाइए मत जाओ जमीन पे। मतलब ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भी काम बन, एकदम एब्सोल्यूट मोरालिटी तो अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम अफोर्डेबल जितना कर सकते हो करो। मतलब एकदम ही एकदम कास्ट और ये एकदम पैसा एकदम गंध मत मचा दो, मतलब ठीक है थोड़ा सा रहो, ठीक है ना, कम से कम रॉबिन हुड टाइप के ही रहो कि एकदम गरीब से नहीं लेना है, अमीर से ज्यादा लेना शुरू कर दो, ये भी एक ठीक ठाक तरीका है। लेकिन रिक्शा वाला, ठेला वाला, जाति प्रमाण पत्र, तो लैट्रिन योजना तो कुछ नहीं छोड़ा। लैट्रिन योजना कितना, आई थिंक 5-7 हजार मिलता हो, कितना है, 12,000। अब 12,000 में कोई लैट्रिन बना पाएगा? देख रहे हो ना, उसी पे एक फिल्म है विनोद, देख रहे हो ना, 12,000 में या तो कोमोड लगेगा तो दीवार नहीं बनेगा, दीवार बनेगा। भाई 12,000 में क्या होता है? अब 12,000 में उसको लैट्रिन बनाना है, उसमें भी तुम 1,000-2,000 मार ले रहे हो, और फिर कहोगे कि देखो खुले में शौच कर रहा है। उस 12,000 में क्या बाथरूम बनाएगा कोई? ये नहीं कि 1-2 हजार उसको लगा के दे दो। क्या लिखा? जो बच्चा का आंगनबाड़ी है वही पैसा मारे जा रहा है, बच्चा सब सूख सूख के कांटा हो रहा है। ये सब तो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? Dr. Ambedkar was convinced that the solution of caste system do not rest in underline करेगा cosmetic or reformist changes, कॉस्मेटिक एंड रिफॉर्मिस्ट चेंजेस। ये बोल रहे हैं कि गांधी जी वाले स्टाइल से कुछ नहीं होगा, हृदय परिवर्तन तो ये सब नहीं होगा।
cosmetic and reformist changes. He believes that caste system shall be abolished. Caste system shall be abolished. And it is only possible, when intercaste marriage, when, underline करेगा, intercaste marriage will be made mandatory. Will be, क्या है वो? When intercaste marriage will be made mandatory. अच्छा देखिए, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, इंडिया नहीं कर पाया। आप लोगों को बहुत पता होगा, आप लोगों ने गांधी पढ़ा होगा, सब कर रहा है कि जो शुगर कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो गिरमिटिया मजदूर को बाहर ले गए, यूपी बिहार से भर भर के ले गए। तो उनको पता है कि ये सब कास्ट में डिवाइडेड हैं, और वहां भी जाके यही सब बदमाशी करेगा। कोई पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए जिससे इसका नाम है नीतू पांडे, तो केवल इसका नाम लिखा नीतू पांडे, इसको तो पता भी नहीं है। इसके पिताजी का नाम लिखे, मान लीजिए जो भी है एक्स, मिस्टर एक्स, ऐसे ही सबका नाम लिखा। अब जब इसका नाम लिखा केवल नीतू और पांडे नहीं लिखा, पिताजी के भी नाम में भी पांडे हटा दिया, ऐसे ही सबके नाम से हटा दिया। और देखिए आपने कहीं नहीं, ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस, कहीं भी हिंदूज हैं लेकिन वहां पे कास्ट सिस्टम नहीं है, सब थोड़े दिन बाद मिक्सचर हो गया। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा इंडिया के अलावा, क्योंकि हिंदू तो बहुत सारे कंट्रीज में गए, वहां भी वो हिंदुइज्म ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम खत्म हो गया वहां पे। अंग्रेज समझ गया कि यहाँ भी आएगा, ये पांडे टोला, यादव टोला, कुर्मी टोला बनाएगा, बोला बेटा ये सब कैंसिल, पढ़ा लिखा था नहीं, सरनेम भाई मुंह से कितना दिन बोलोगे। और धीरे 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 वहां का सिस्टम खत्म हो गया। तो कह रहे थे कि ये जब तक नहीं करोगे, लेकिन ये बहुत रेडिकल डिसीजन था कि भाई कोई भी अपना सरनेम नहीं लिखेगा। वो कह रहे थे कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि कोई सरनेम का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, सरनेम लिखना नहीं है और शादी अपने जाति में नहीं करनी है। बट भाई बाहर तो अंग्रेज मालिक था, यहाँ पॉसिबल था जैसे। लेकिन देखिए दुनिया में ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम मैंडेटरी है, किसी भी देश में नहीं बचा ये, क्योंकि उन्होंने पीछे से सरनेम गायब कर दिया कागज में, समझे। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन जात है? हाँ? अरे हम जात पूछ रहे हैं तो देश बता रहा है, समझे। अभी कौन है वहां का? अभी कौन? उसी का लड़का है ना। अब अनिरुद्ध जगन्नाथ का कौन है? इधर अपना नाम लिखना है, इधर पीछे बाप का नाम लगा दिया, जाओ सब कास्ट सिस्टम का है। इसका मतलब नहीं है कि ये मैंडेटरी पार्ट है, उसने बोला कि यही काम करना है, ठीक है ना। अरे पिताजी का नाम होगा जगन्नाथ में तो उसका नाम होगा अनिरुद्ध में, तो उसका हो गया अनिरुद्ध जगन्नाथ, फिर उसके लड़के का हो जाएगा रामू अनिरुद्ध, ऐसे चलता रहेगा। बाप का नाम में जोड़ दिया। अंग्रेज ऐसी थोड़ी आगे बढ़ा है, घास छिल के थोड़ी इतना दिन शासन किया, ठीक है ना। अब नीतू सोच रही कि ये आइडिया सही है, तो नीतू के बच्चे का नाम रहेगा रामू नीतू। चलो क्या लिखा, क्या लिखा, लिखिए। फॉर हिम फ्यूजन, क्या हो गया, क्यों खुश हो रहा है? आज जाऊंगा नहीं, आज तो ब्राजील का मैच है, आज खेलने नहीं जाना है मुझे। क्या लिखा? तो मेरा मैच नहीं है आज, खाली ब्राजील का मैच है, इससे आज हमने बैडमिंटन कैंसिल किया हुआ है, तो इसलिए आप लोग घड़ी मत देखिए, जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा आप नहीं जा सकते। क्या लिखा? फॉर हिम द फ्यूजन ऑफ ब्लड, द फ्यूजन ऑफ ब्लड एंड किनशिप, किनशिप रिश्तेदारी, can only destroy the caste system. Marriage is a binding force. Marriage is a binding force which can bring the entire nation
अंडर वन अम्ब्रेला, इट इज द सॉल्वेंट ऑफ कास्ट। सॉल्वेंट समझते हैं ना? सॉल्वेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? पिघला देगा। सॉल्वेंट ऑफ कास्ट, सॉल्वेंट ऑफ कास्ट। बस कास्ट सिस्टम पे कोई सवाल है तो देख लीजिए। तो वो कहते हैं ये गांधी जी की किसी बात से एग्री नहीं है कि ऐसा कर दो तो वर्णा सिस्टम रहे लेकिन अनटचेबिलिटी हटो, बेटा ये सब पॉसिबल ही नहीं है। कास्ट को खत्म करना है तो भैया सबको शादी को मैंडेटरी करो, नाम पीछे से हटाओ, और कोई भी पांडे पांडे से मिश्रा मिश्रा शादी नहीं करेगा। यही करोगे तो ये कास्ट सिस्टम खत्म होगा, और नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो उनका जो अप्रोच है वो रिफॉर्मेटरी अप्रोच नहीं है। गांधी जी का दलितों के प्रति रिफॉर्मेटरी अप्रोच है, सुधार, हृदय परिवर्तन, सत्याग्रह, अपील, ये करा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनाइए कि सब अपने जाति में शादी नहीं करेगा, और किसी के स्कूल के नाम के पीछे किसी का नाम पांडे शर्मा मिश्रा नहीं होगा। ये कर दीजिए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इंडिया उस समय के लिए इतना तैयार, विदेश में तो आप कर देंगे, उसको नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो अब नया नया देश आजाद हुआ है, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि क्या हो गया, ये जब उस इलाके में नहीं है तो आपस में कैसे बातचीत हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं बैठता? कल से आप ये जगह खाली कर दीजिएगा, ये उसका रहेगा, ठीक है? क्यों? वो लीडर है हमारे क्लास का, वहां से हमको दिखेगा है? आप नहीं भी देखिएगा तो काम चलेगा। उसको नहीं देखूं तो मुझे ना देखूं तो मुझे नींद आती नहीं, चैन चैन, और उसके सिवा कोई दिल को भाता नहीं है। बड़ा क्यूट एक्सप्रेशन आता है, जैसे ये असहमत रहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो इसका जो रिएक्शन आता है ना, मतलब बहुत अच्छा बेटा उल्लू बना रहे हो ठीक है ना? सो क्यूटली स्माइल करेगा और इसके हेड पे दिखेगा कि इज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन लिखवाना एग्जाम देना तो लिख ले रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है। मेरे क्लास में एक लड़का मार्क्सिस्ट पढ़ता था, हार्डकोर मार्क्सिस्ट था। तो ये लोग, एक थिंकर पढ़ता है पार्सन्स, तो पार्सन्स क्या होता है ना, अच्छी अच्छी बातें करता है कास्ट सिस्टम के बारे में, किसी चीज के बारे में। तो जैसे हम लिखाते थे ना, पार्सन सेड दैट इनइक्वालिटी इज नेचुरल, तो कहता लिख में नहीं करता था सीधे ऐसे कलम रखता, रख देता था। तो बोले लिख ले, एग्जाम में काम आएगा। बोला कि नहीं, एग्जाम में हम पार्सन का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम तो कोई दूसरा लिख लेंगे। लुक एट द कमिटमेंट फॉर हिज आइडियोलॉजी, कि बोलता था कि पार्सन का बातें नहीं लिखेंगे। बोलता तो बोले सुनता क्यों है? तो बोला कि सुनते हैं तभी तो समझेंगे ना कि क्या इसकी बात में कमी है, ये बात सही नहीं बोल रहा है। तो बोला लिखूंगा भी नहीं, और एग्जाम में भी नहीं लिखूंगा इस पे। ये नहीं कि आईएएस बनने के लिए कुछ लिख दूं, ये तो थोड़ा नकली वाला है ना, ये तो एग्जाम में लिख देगा। वो तो कहता है लिखूंगा भी नहीं। हा? अब फिर ये सब कौन क्या बनेगा, ये उसकी चॉइस है, ठीक है? इज दैट क्लियर? कास्ट पे इनके व्यूज, इनका रिफॉर्मेटरी अप्रोच नहीं है, और फर्क यही है कि बोथ हैव सफर्ड डिफरेंटली। वो कहते हैं गांधी जी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं कि केवल ये हटा दो। भाई आइए, जब पानी को दूर से रखेगा, जब आपको फाइल दूर से पटकेगा, जब एक लिप्टस जाके, तब आपको पता चलेगा, तब ऐसा बात बोल के दिखाइए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ये कह रहा है कि कोई इसे कास्ट सिस्टम, और ये कहता है कि हिंदुइज्म और कास्ट सिस्टम इंटर रिलेटेड है। अभी रिलीजन पे व्यूज 2-4 लाइन लिख लो ना, कल मतलब अंबेडकर खत्म कर दूंगा। इनका मेन तो रिलीजन, कास्ट और अनटचेबिलिटी, तीन ही चीजें। लिखिए अंबेडकर्स व्यू ऑन रिलीजन, अंबेडकर्स व्यू ऑन रिलीजन। तो वन लाइनर समझ लीजिए आप लोग। वन लाइनर ये है, ये कहते हैं कि कोई भी धर्म जो इक्वालिटी और फ्रीडम की बात नहीं करता है, या अच्छा इसमें थोड़ा सा गांधी जी से और इनका धर्म पे भी डिफरेंस है, बताता हूं, सब एक ही साथ बता दूंगा। ये कहता है कि कोई भी देवता, कोई भी धर्म या कोई भी ग्रंथ अगर इंडिविजुअल की फ्रीडम और इक्वालिटी की बात नहीं करता है, तो या तो पहले वो धर्म नहीं है, वो क्या होता है कि वो माल प्रैक्टिसेस है जिसको लोग धर्म मान लेते हैं। जैसे हिंदुइज्म में वो कहता है कि कोई भी धर्म जो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है, जो सप्रेशन को जस्टिफाई करता है, या जो ये कहता है कि
इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मा कहता है कि यहाँ से हम पैदा हुए हैं, यहाँ से ये सब अगर ऐसा है तो धर्म है नहीं, और उस धर्म को मानने की कोई जरूरत नहीं है, जो बेसिकली ह्यूमनिज्म को डिनाई करता है। गांधी जी कहते हैं कि यार तू एक बात समझ, आज तक जो भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े लोग हैं, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण हैं, पीछे कोई भी बड़ा आदमी ले ले, क्या किसी ने भी कहा है आज तक कि नहीं हिंदू धर्म इनइक्वालिटी को, अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करता है? तू क्या करता मोहल्ला के, जैसे वो क्या नाम बताया था उस शोएब जमई को, वैसे तू मोहल्ला के पंडित को लेता है जो चौथी फेल है, और उसे कहता है कि देखो ये कह रहा है ना कि सब शूद्र ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। बोला कि अगर हिंदू धर्म को समझना है तो जो इसके बड़े बड़े स्कॉलर्स और रिफॉर्मर्स हैं उनके व्यूज से हिंदुइज्म को समझो ना। तू लेके आता है चौथा पास गांव का पंडित को, जिसको ना संस्कृत आता है ना कुछ आता है, वो तेरे को कुछ समझा देता, कहता देखो यही कहता है। ये जाहिल आदमी है, इसका मतलब नहीं है ना कि वो धर्म जाहिल है। क्या मेरी बात समझ पाए? गांधी जी कह रहे हैं कि एक भी किसी बड़े स्कॉलर का नाम दिखाओ, उनकी कोई बुक दिखाओ या कोई उनकी स्पीच दिखाओ जिसमें वो कहता हो कि इंडिविजुअल की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, सबऑर्डिनेशन होनी चाहिए और इक्वालिटी एंड लिबर्टी को हिंदुइज्म मना करता है, ऐसा कोई चीज दिखाओ। तो कहते हैं देखो कह रहा है रामू पांडे, तो कह रहे हैं पंडित रामू पांडे, बोला ये तो अपने जाए पंडित जी कितना पढ़े हैं? पढ़े थे, गए थे स्कूल। बोला तू इसको पकड़ के हिंदुइज्म समझता है? क्या ये स्कॉलर है हिंदुइज्म का? इसने कितनी वेद पढ़े हैं, इसने कितने उपनिषद पढ़े हैं? तो हिंदुइज्म को समझने के लिए पंडित रामू पांडे को मत पढ़ो ना, विवेकानंद को पढ़ो, रामकृष्ण को पढ़ो, चाहे पीछे अद्वैत को पढ़ो, चाहे शंकराचार्य को पढ़ो। वो अगर कहते हैं कि हिंदू धर्म में इनइक्वालिटी है, ये है वो है, देन हम कहेंगे कि हाँ तू सही कह रहा है। लेकिन तू पकड़ के लाता है मोहल्ला के पुजारी को जो ओम भूर्भुवः सा अभी ठीक से नहीं बोल पा रहा है, और उसके आधार पे तो कहता है कि हिंदुइज्म इज ए बैड रिलीजन। गांधी जी यहां पे उसको अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता है कि हिंदुइज्म इक्वालिटी को, फ्रीडम को और ह्यूमनिज्म को अंडरमाइन करता है। अंबेडकर कहते हैं करता है, तो कहते कहां करता है? तो कहते करता है। तो फिर अंबेडकर कह रहे हैं, तो फिर अंबेडकर का सॉल्यूशन सुनिए। अंबेडकर कहते हैं कि आप मानते हैं ना कि नहीं करता है? लेकिन नहीं मानता हूं मैं। तो कह रहे एक काम करिए, फिर ऐसा करिए आप सारे स्कॉलर को बुलाइए, उनसे एक किताब लिखवाइए और इसी को घोषित करिए कि ये जैसे इस्लाम में कुरान है, जैसे उनमें बाइबल है, वैसे ही आप भी एक किताब लिखवाइए और कहिए कि अब इस किताब में जो लिखा है वही माना जाएगा और ये मैंडेटरी रहेगा, जिसमें कोई कास्ट ये वो नहीं रहेगा। आप ऐसा करिए। अभी करेगा कौन? अब आप कहिए कि गांधी जी को करना चाहिए था, मन में आ रहा ना? तो गांधी जी अब अंग्रेज को भगाए के बैठ के अब किताब लिखवाएं, 4 आदमी को जुटा के। सारा चीज प्रायोरिटी का डिफरेंस है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ गांधी जी को ये, तो अंग्रेज कहता हाँ पहले लिखवा लीजिए, अब हम कौन भागे जा रहे हैं? तो कह रहे तुम्हें को तो भगाना है। यही प्रॉब्लम है कि गांधी जी कह रहे कि हम लोग इसी सब में उलझे रहेंगे, 54-58 में, और सब डॉलर लूट लूट के ले जा रहा है। अंग्रेज उसको पिन मार देता है। सर आप सही कह रहे हैं सर, आप जो बोलते हैं ना भाई जी। अब गांधी जी कहते हैं जब हम आंदोलन करने जाते हैं तो कुछ शुरू हो जाता है मामला। तो क्या होता है कि हमारी फ्रीडम डिले होती जा रही है, और हम जितने आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे उतना ही अंग्रेज के रहते नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। आप समझ रहे हो? दोनों के गोल्स में अगर आप डिफरेंस समझे तो आप समझिए कि आप फिर कुछ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हो, फिर इतना मैं स्पेशलाइजेशन का क्या फायदा हुआ मुझे। दोनों एकदम एग्री हैं कि नहीं इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म होनी चाहिए। अंबेडकर के नहीं पहले यही करवा दीजिए तब। तो अंबेडकर गांधी करे भाई 3 गो आंदोलन हो गया, पब्लिक थक रही है, भाग जाएगी, फिर रह जाओगे। तो कहते अच्छा इसका मतलब आप करना ही नहीं चाहते हैं। बात सिर्फ इतने की है कि पहले क्या हो। गांधी जी कह रहे हैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाए फिर ये काम कर लेते। कहते हैं कि नहीं पहले ये काम कर लेते, इंडिपेंडेंट साल भर बाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हम तो 3000 से गुलाम हैं, तो हम तो नहीं उब रहे हैं, आप कहे 150 साल में उब गए। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अब इसको क्या होता है, नैरेटिव्स, हाफ ट्रूथ जो होता है वो मतलब जो हाफ ट्रूथ होता है ना, वो मतलब उससे भी डेंजरस होता है। जो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग को भी बड़ी
कोई भी बच्चा सवाल पूछ देता है, इसलिए उस दिन पूना पैक्ट वाले को रोके थे, बोले थोड़ा अम्बेडकर पढ़ा लेने दे। गांधी जी कह रहे हैं कि तू ही दिन भर अनशन नहीं करेगा, अब रुक, हम ही आजादी छोड़ के पहले तोरे से निपट लेते हैं हम। अब बोल, अब हम खैबे नहीं करेंगे बेटा, तू पहले ले ले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, तू ले ले पहले, तू चाहिए तो। तब फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी बहुत वायलेंट आदमी है, हमसे भी बता मनवा लिया। बोला अभी तक हम अंग्रेजी से कर रहे थे, भाई सत्याग्रह तो हमको सबसे करना है ना। उस दिन हमने आपको यही समझाया था कि सत्याग्रह क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ। तो उनको लग रहा है कि तू इस समय जो आजादी का विरोध करके कम्युनल अवार्ड मांग रहा है, दिस इज समथिंग, इट इज रॉन्ग एंड हेंस आई हैव टू अपोज यू। और हृदय परिवर्तन करवाया कि नहीं, चाहे अनमने किया चाहे जैसे किया ना। हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, डबल सीट, डबल सीट कौन है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना कि प्रॉब्लम सिर्फ इस बैच में ये है कि 67 वर्सेस 68 का है, नहीं तो मैं और बहुत डिटेल में जाता। बट वो क्या होता है, 67 वाले को एग्जाम देना है, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो देखिए बहुत, हम लोग का बेसिकली हम बहुत इलेबोरेट पढ़ते हैं, हम लोग जीएस के एग्जैक्टली वो टीचर नहीं कि हम 4 लाइन में बता पाए, हमें तो अपना ही बड़ा मुश्किल से, हम बहुत मुश्किल से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऊपर से आप लोग छेड़ देते हैं, तो हमें तो भाई सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या है कि उसकी आपकी जरूरत है या नहीं, दैट्स इशू। ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगा बैठिएगा मेरे साथ। अच्छा क्या नहीं, इसके लिए सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैं कर रहा हूँ अरे गुरु मेरा वो खत्म हो रहा है बैटरी, लिखो लिखो। अंबेडकर वॉज नॉट एन अथिस्ट, नास्तिक नहीं थे, पता है ना, ही वॉज नॉट एन अथिस्ट। अरे मेरा बैटरी एकदम बैठ गया, 1% बच गया, जाओ तुम लोग, आज नहीं जाओ फिर, ठीक है ना, कल हम लोग अंबेडकर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको उम्मीद है कि बहुत सारे जो सवाल जो आप रास्ते में रोक रोक के पूछते हैं ना, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। केवल इतना ध्यान रखिएगा कि इट्स ऑल अबाउट डिसाइडिंग द प्रायोरिटी, गोल इज नॉट चेंजिंग, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।